अच्छा, प्रीवियस क्लास का मैंने यूट्यूब पर अपलोड करके डाल दिया था वीडियो, तो और इस पर भी मैंने तुम लोगों को व्हाट्सएप पे वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक भेज दिया था। किसी ने देखा क्या? अच्छा, अभी तुम लोगों को स्क्रीन शेयरिंग पे क्या दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन शेयरिंग पे क्या दिख रहा है? शीट दिख रही है कैलकुलस वाली? यस सर। यस, ओके। तो हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं अभी? इंटीग्रेशन तुम लोगों ने कहा। इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक किसी ने पूछा था। क्वेश्चन 4 पूछा था। यस सर। ओके, अच्छा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले लिमिट्स को अभी इग्नोर कर देते हैं, इसको हम नॉर्मल जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है विदाउट लिमिट वाला उसकी तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा, गर्व आर यू देयर? गर्व। अच्छा, आरुष आर यू देयर? आरुष, जल्दी से आरुष। आरुष वेयर आर यू? अनीश, अनीश, हाँ आज तुम्हारा नाम सही हो गया, पहले तो हाँ मैं पहचान नहीं पाता था। अनीश आर यू देयर? कहाँ चले गए भाई? अच्छा, नेक्स्ट आशुतोष। यस सर। हाँ आशुतोष, बताओ x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का विदाउट लिमिट ना? हाँ सर, x n+1 पावर बोलो ना, x टू द पावर n+1। हाँ, पावर n+1 अपॉन n+1 + c। अच्छा, अभी हम लोग वैसे प्लस सी तो हमेशा लिखना चाहिए इंडेफिनिट में, ठीक है, बट क्योंकि हमें पता है कि बार बार वही प्लस सी लिखना है तो अभी मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अगर मैं मान लो चलो प्लस सी लिख के मैं ये दिखाता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो प्लस सी क्यों नहीं अपीयर होता है, ठीक है, तो मैं अभी प्लस सी यहाँ लिख दे रहा हूँ। इनडेफिनिट में तो हमें लिखना चाहिए, बट डेफिनेट में क्या होता है? अच्छा, ये बताओ x टू द पावर -4। सोनी, ये बताओ x टू पावर -4 dx इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, क्या होगा? n की वैल्यू तुम्हें पुट करके बोलना है बस। सोनी, वैल्यू पुट कर दो n की। x टू द पावर में क्या जाएगा? हरी अप। पावर -3। -3 अपॉन में? अपॉन में भी -3। अपॉन में भी -3। तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ? -1/3x³ लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यस सर। अच्छा, तो अब इसमें लिमिट लगा लेते हैं। सर वो जो शीट थी उसमें एक फॉर्मूला दे रखा है लॉग वाला। वो तो 1/x के लिए होता है, वो इसके लिए थोड़ी होता है, ठीक है। देखो x की पावर में अभी तुम इस फॉर्मूले को फोकस करो, ये जो मैंने x पावर n का फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला कब वैलिड नहीं होगा? ये फॉर्मूला कब वैलिड नहीं होगा? ओनली इन वन केस, व्हेन दिस डिनोमिनेटर बिकम्स 0, यानी कि n इक्वल टू -1। दिस इज द ओनली केस वेयर दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। अदरवाइज n की वैल्यू फ्रैक्शन हो, ठीक है, इर्रेशनल हो, √3n, n इज इक्वल टू √3, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल हियर कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। n कैन कोई जरूरत नहीं है कि n शुड बी इंटीजर या होल नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है। n कैन बी एनीथिंग, बस n इक्वल टू -1 अलाउड नहीं है, ठीक है। n कैन बी रैशनल, इरेशनल, एनी काइंड ऑफ ए कांस्टेंट, जस्ट इट शुड नॉट बी इक्वल टू -1, और -1 मींस x टू पावर -1 मींस 1/x। फॉर 1/x वी विल यूज log x, ठीक है, सबको आया समझ में? यस, वेटिंग में तुम लोग 5 तक सब लोग ज्वाइन कर लिया करो, उसके बाद फिर मुझे दिखता नहीं है इसमें वेटिंग में कौन है क्या है। अच्छा,
अब हम लोग फिर उसी पे पहुंच गए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में अब लिमिट पुट करना है, तो मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ। लिमिट हमारी लोअर लिमिट 1 है, फाइनल लिमिट 2 है, तो मैंने यहाँ लिमिट लगा दी। जब इंटीग्रेशन हो चुका तो मुझे लिमिट कैसे लिखनी है, ऐसे वर्टिकल लाइन बना करके 1 नीचे एंड 2 ऊपर। गर्व तुम अपने को म्यूट कर लो, गर्व को। हाँ ठीक, 1 to 2 हमने लिमिट लगा दिया। फ्रॉम 1 to 2 अभी हमने लिमिट पुट नहीं किया है, तो हम तब तक ये 1 to 2 लिखते रहेंगे। ठीक है, अब मैं पुट कर रहा हूँ, तो -1/3। ठीक है, x क्यूब में 2 पुट करोगे तो नीचे 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस पहले एक काम करो, ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, उससे कोई फिर अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट पुट किया, तो 3 into 1। ठीक है, तो ये अब इसको ओपन कर लो, अगर माइनस को अंदर ले जा करके, तो 1/3 तो पॉजिटिव हो गया और 1/24 नेगेटिव हो गया। ये ऐसा बेटर होता कि हम 1/3 को कॉमन ले लेते, तो 1/3 को कॉमन लेने से पॉजिटिव का 1 हो गया और नीचे 1/8 हो गया। ठीक है, 1/3 कॉमन, तो 1 minus 1/8 that is 7/8, तो 7/24 इज द आंसर। आया समझ में सबको? ठीक है सर 10th क्वेश्चन। हाँ, 4th में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं हटा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। 10th में डाउट था? सर 11 और नहीं, पहले 10th ऑर्डर में लूंगा, पहले 10th ले लेते हैं। 10th से पहले तो नहीं किसी को डाउट? ठीक है, तो यहाँ पहले मैं इसको इंडेफिनिट की तरह से ट्रीट करता हूँ। √a x⁴a dx, क्या करें बोलो? एनीवन वॉलंटियर जो एक्सप्लेन करे? डेविड, B2 बैच का कोई बोलेगा? डेविड, शुभा? सर हाँ, कौन? सर मैं बोलो शुक्ला, बताओ। सर √a सर ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। ओके, सर इंटीग्रेशन साइन के हम बाहर ले सकते हैं, वो कांस्टेंट ही हुआ ना। किसको ये बाहर ले सकते हैं? √a को ले सकते हैं, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। √a को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, x⁴a dx। अब क्या करें? a+1 कर लेंगे। बता दो। √a x⁴a+1 यस, अपॉन a+1। ऑन a+1। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं लिमिट्स लगा देता हूँ। सर इसका अर्थ क्या है? अब मैं लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट क्या थी? -1 to 0 थी, तो यहाँ -1 to 0। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन का साइन जब तक लगा हुआ है, मैं इंटीग्रेशन के साइन पर लिमिट रखूंगा। ठीक है, -1 to 0। फिर जब इंटीग्रेशन हो गया तब मैं वर्टिकल लाइन एट द एंड ऑफ दिस लगाऊंगा। ठीक है, -1 to 0। सही है। अब क्या करना है? अपॉन a+1, तो तुम्हारा अभी इसमें तो x है नहीं, तो ये तो हमारा दोनों टर्म में कांस्टेंट रहेगा। अब 0 पुट करोगे तो 0 हो गया। ठीक है, माइनस x की जगह पे -1 पुट किया और ऊपर a+1। ठीक है, अब ये -1 to the power a+1 कैसे ओपन होगा? -1 to the power a+1 कैसे ओपन होगा? So -1 raised to power a into -1। ओके, फिर -1 की पावर a होता तो हम उसको तो 1 ही बोल देते, बट -1 to the power a होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो वो डिपेंड करेगा कि a हमारा कैसा इंटीजर है, कि पॉजिटिव सॉरी इवन है कि ऑड है, इन बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, हम उसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। माइनस, ये जो बीच में माइनस है वो माइनस √a अपॉन a+1 एंड लास्ट में -1 to the power a+1। ठीक है, अच्छा एक काम कर सकते हो, अभी तुमने जो बोला था कि -1 to the power 1 ऐसे अलग कर लेते हैं, तो ये -1 हो गया, ये माइनस इसको प्लस बना देगा। ठीक है, तो दैट विल बी बेटर। सर जो एक बाहर माइनस है वो मल्टीप्लाई होके प्लस नहीं बना देता? यस, वही मैं कह रहा हूँ अभी, जस्ट मैंने वही अभी कहा कि ये जो लास्ट में -1 to the power 1 है, उससे बाहर का माइनस कैंसिल आउट होके
प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट ए अपॉन ए प्लस 1 और इधर माइनस 1 टू द पावर ए। ठीक है, दिस विल बी द मोस्ट सिंपल फॉर्म। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मैं हटाऊं इसको। चलो मैं हटा रहा हूं इसको। फिर 11th था डाउट, या इसके सॉल्व होने से 11th में कुछ इंप्रूवमेंट हो गया कि कर लोगे? हाँ बोलो, 11th करा जाए? मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर देता हूँ। ए ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए तो कांस्टेंट बाहर ही हो गया, ई टू द पावर एक्स का डायरेक्ट ई टू द पावर एक्स हो गया। लिमिट क्या रखना है? सी टू डी रखना है। तो ए ई टू द पावर पहले डी पुट किया, फिर ए ई टू द पावर सी पुट किया। चाहो तो ए पहले से ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, मैंने पिछले एग्जाम्पल में कांस्टेंट को बाहर ले लिया था, तो वैसे भी ले सकते हैं, ई टू पावर डी माइनस ई टू पावर सी। अच्छा ये बताओ, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई टू पावर डी अपॉन सी। कितने लोग यस कह रहे हैं, कितने लोग नो? जल्दी से चैट पे लिखो। तो हाँ चैट पे लिखो जल्दी से। चलो सब लोग एग्रीड हैं। ठीक है, कई बार इस तरह के कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ई टू पावर कहाँ पर हम माइनस वाला काम कर सकते थे, ई टू पावर डी माइनस सी अगर होता तो हम उसको ई टू पावर डी अपॉन ई टू पावर सी लिख सकते थे। इस चीज से मैं चेक कर रहा था कि तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। ठीक है, चलो 11th के बाद कोई है? 11th के बाद 17 हाँ 17 से पहले कुछ? नो सर। अच्छा 17। ठीक है, मुझे ऐसा लगा किसी ने कुछ बोला था। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये भी रूटीन क्वेश्चन है। इसको तुम एक्स पावर -1 प्लस एक्स पावर -2 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, लिमिट बाद में कर लेंगे। फिर ये तुम इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको अलग इंटीग्रेट करो। ठीक है, एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स पावर -2 को अलग इंटीग्रेट करो। ठीक है, एक्स पावर -1 का क्या होता है? लॉग एक्स होता है। एक्स पावर -2 यूजुअल वे में होगा, तो एक्स पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ठीक है, तो दिस इज log x एंड -2 प्लस 1 क्या हो गया? -1 हो गया, तो माइनस एंड एक्स पावर -1 मींस 1 अपॉन x। तो दिस इज योर डेफिनेट सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट क्या लगाना है इसमें? 2 to 1 लगाना है, 2 to 1। ठीक है, तो यहाँ सब जगह पे लिमिट हमें 2 to 1 लिखना चाहिए। जब इंटीग्रेशन हो गया तो हमें इस तरह से बार लगा के, ठीक है, वर्टिकल बार लगा के 2 to 1 लिखना चाहिए। अब यहाँ पे वर्टिकल बार लगा के, ठीक है, अब log 1 माइनस log 2 माइनस 1 अपॉन एक्स में 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तुम ऐसा भी कर सकते थे कि 1 को पहले पूरे में रख लेते, यानी log 1 माइनस 1 अपॉन 1 पूरा काम कर लेते। अच्छा मैंने एक गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, ठीक है। पहले तुम क्या करते? पहले 1 पुट करते इन द होल फंक्शन, फिर माइनस लगाते, फिर 2 पुट करते इन द होल फंक्शन। मैंने क्या किया? पहले 1 log x में पुट किया, 2 log x में पुट करके log x का अलग काम किया और 1/x का अलग किया। दोनों ही मेथड करेक्ट हैं। समझ में आया किसी को मैंने क्या दो मेथड बोले? नहीं आया तो मैं लिख के बताऊं फिर इधर। चलो मैं इसके आगे लिख के बता रहा हूँ। एक तो मैंने कर दिया, दूसरा मेथड ये कि 1 इस पूरे फंक्शन में पुट किया, तो log 1 माइनस 1 अपॉन 1 और माइनस फिर 2 पुट किया पूरे टोटल फंक्शन में, तो log 2 माइनस 1 अपॉन 2। अब ये चीज और यहाँ जो लिखा हुआ है ये चीज, दोनों चीज सेम है कि नहीं? देख लो, बोथ आर सेम। ठीक है, अच्छा अब log जब पढ़ा जाएगा तो तुम देखोगे log 1 होता है 0। ठीक है, अभी नहीं पता है तुम्हें, कोई बात नहीं है। और ये 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा? प्लस हाफ हो जाएगा, यानी कि माइनस हाफ हो जाएगा बाहर वाले में। ठीक है, तो दिस आंसर इज -1/2 प्लस log 2। मैंने माइनस को पूरे में कॉमन बाहर लिया है, दिस इज द आंसर। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? अगर तुम्हें log 1 नहीं पता है, तुम log 1 छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है अभी इस स्टेज में।
log 1 माइनस log 2 ऐसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। आगे बढ़े, चलो आगे Yes. बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। तो एक मिनट, छोड़ दे अभी। और कोई क्वेश्चन है अभी डाउट में? कोई है इसके नीचे? सब रूटीन क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। अगर तुम्हें एक्स पावर एन पता है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जा रहे हैं। केवल एक 1/x यूज हुआ, ठीक है, उससे कहीं एक cos x है तो वो cos x वाला फॉर्मूला बहुत रेयरली वो यूज हो रहा है, बट बाकी सारे तो एक्स पावर एन से ही हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो आज मुझे इंटीग्रेशन की एक नई टेक्निक बतानी है जो कि थोड़ा, सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था जिसमें सर ट्रिग्नोमेट्री लग रही थी। तो क्या हुआ? अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही थी तो ठीक है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लग रही थी तो मैं अभी बताने वाला हूँ उसके लिए मेथड। तुम फंक्शन बताओ। सर वो दिख नहीं रहा पर सर थी एक। अच्छा चलो, सर कोई बात नहीं, उसमें पूरी मैं trigonometry- अभी रुक जाओ। अभी वो वाले क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो यूजफुल हो। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे कि तुमको dy dx ऑफ sin x पता होता था, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है cos x होता है। लेकिन अगर dy dx ऑफ sin ax प्लस b बोल दूं तो तुम्हें पता है क्या होगा आंसर? जरा बताओ। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा पुराना रिकैपिटुलेट कर रहा हूँ। sin ax प्लस b कैसे होगा? तुम कौन सा मेथड से लगाओगे? cos ax plus चेन रूल। ये इनटू cos cos ax plus b yes cos ax प्लस b इनटू a। इंटू ए, ठीक है। चेन रूल लगा के तुम, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला से हट के कोई क्वेश्चन है तो तुम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर लेते हो, ठीक है। चेन रूल से ये फायदा होता है कि थोड़ा सा अगर चेंज भी है तो हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से अगर तुमसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन cos x, तो तुम्हें पता है क्या होता है? किसी को पता है? फटाफट बोलो। sin x, ठीक है। तो cos ऑफ ax प्लस b कैसे आएगा? ये स्लाइटली चेंज हो गया, तो इसमें चैन रूल जैसा नाम की कोई चीज नहीं है इंटीग्रेशन में, ठीक है। इसमें चैन रूल नहीं लगता है। तो यहाँ क्या लगता है? यहाँ लगता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं? मैं यहाँ इसको एज ए क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आंसर लिखने में? हाँ बोलो बोलो। सर पुराने वाले मेथड से हो जाएगा? चैन रूल से? नहीं सर, बोलो। जो भी इंटीग्रेशन का था। अच्छा क्या बताओ, इंटीग्रेशन में कैसे लगाओगे? सर जो भी इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। इंटीग्रेशन में तुम्हें cos x का तो पता है, बट cos ax प्लस b का नहीं पता, ठीक है। अभी तक मैंने सर, बताया, अभी तक। हाँ बोलो। पावर n वाला हो जाएगा सर इसका। कैसे हो जाएगा? a की पावर x स्क्वायर बाई 2 एक मिनट, cos भी प्लस bx। cos का क्या करोगे? सर cos का वो साइन कर देंगे सर। अच्छा, उसके आगे साइन ax प्लस b ओके इनटू इनटू, तुम ये कह रहे हो कि ऐसा Square. करते हैं, ऐसा कह रहे हो ना? इसको सॉल्व कर ले। हाँ, ये चेन रूल के जैसा तुमने अपने से डिवाइस कर लिया, विच इज रॉन्ग। ऐसे नहीं करते इंटीग्रेशन में, ठीक है। अच्छा तुमने बताया, तो हो सकता है कि कई लोगों के मन में इस तरह का चल रहा हो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको ये मत समझो कि दिस इज इक्वल टू, तुम पहले cos x का इंटीग्रेशन कर लो, cos ax प्लस b का, मतलब cos x का लगा करके, और फिर इंटीग्रेशन ax प्लस b कर लोगे। इस तरह से चेन रूल के स्टाइल में ये चीज रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है? तो लेट हम क्या कर रहे हैं? लेट ax प्लस b इज इक्वल्स टू t, इसीलिए इसका नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस फंक्शन को जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, x प्लस बी की वजह से दिक्कत हो रही थी, उसको हमने t ले लिया। t ले लो, y ले लो, u ले लो, जो भी वेरिएबल लेना चाहो, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करूं, किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। राइट साइड में t है, t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा? a तो कांस्टेंट है, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt हो जाएगा। t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, हमें पता नहीं t का x का क्या फंक्शन हो t पर, ठीक है, सिंपली dx बाई dt लिख देंगे। b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? 1 हो गया। बताओ कोई दिक्कत है? a और x को डिफरेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt। ये डिफरेंशिएशन हम आगे कर नहीं सकते क्योंकि हमें x का t पर डिपेंडेंस नहीं पता कि x एज ए फंक्शन ऑफ t क्या है, ठीक है। तो मैंने सिंपली dx बाई dt लिख दिया। b कांस्टेंट था तो b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है। और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, अच्छा मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, ax प्लस b इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ t। ये स्टेप मैंने और लिख दिया। उसके बाद फिर ये स्टेप समझ में आ रहा है? बोथ साइड डिफरेंशिएशन हमने किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। किसी को कुछ पूछना है इसमें? मैंने ax प्लस b को कैसे डिफरेंशिएट किया समझ में आ गया? b को डिफरेंशिएट कांस्टेंट था तो 0 कर दिया, और t का डिफरेंशिएशन t टू द पावर 1 t टू पावर n का लगा के फॉर्मूला, तो वो 1 हो गया। तुमको याद होगा d बाई x ऑफ x हमारा 1 आया था पहले किया था, तो पावर x पावर n का ही फॉर्मूला लगा के हो जाता है, ठीक है। सब लोग बिल्कुल साइलेंट है, यस सर तो बोल दो। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. यस यस गुड, ठीक है। हाँ सब लोग बात करो, यस। तो ये आ गया। अच्छा, इस dt को अगर मैं राइट साइड में ले जाऊं तो ये ऐसे लिख सकते हैं a dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। dt इधर 1 की साइड में ले गए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये चीज तुमको पहले वाले स्टेप से डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। आगे चल करके हम इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। हाँ बोलो सर। dx बाई dt तो सर एक ऑपरेटर होता है, तो सर हमने इसको यस। हाँ शिफ्ट कैसे कर दिया? ओके। ये थोड़ा सा अभी हम लोग क्योंकि फिजिकल मीनिंग वगैरह कुछ डिस्कस करे नहीं है तो अभी मैं आंसर नहीं करूंगा। अभी जस्ट ले लो कि अभी ये हालांकि वो ऑपरेटर है, फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इधर ले जा करके कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं इसका भी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और दूसरी मैं एक ऑल्टरनेट वे यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑल्टरनेट नहीं, इसी को ही जो मैंने ऊपर इतना डिटेल में किया इसी को डायरेक्ट, कि तुमने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड से डिफरेंशिएट किया, और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने किसके रिस्पेक्ट में किया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं उनके डिफरेंशियल टर्म के रूप में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। x का डिफरेंशियल हो गया dx, b कांस्टेंट। समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो अभी इतनी मैंने पूछा था तब तुम जो बैठे हुए थे, इससे ऊपर वाला आया था? नहीं सर, नहीं आया। हो गया हाँ ऊपर वाला सर, थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया। अच्छा, इंटरनेट इश्यू हो गया, ओके। तो मैंने यहाँ पे ऊपर क्या किया था कि ax प्लस बी इक्वल टू टी एज्यूम किया था। ये मैंने देखा कि cos को इंटीग्रेट करने में दिक्कत ये आ रही है कि cos के अंदर सिंपल x नहीं है, ठीक है। सिंपल x होता तो sin x हमें फॉर्मूला पता है, बट cos के अंदर कुछ x का फंक्शन हो गया तो दिक्कत आएगी। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ax प्लस बी इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। फिर मैंने बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यानी d बाई dt दोनों साइड में अप्लाई कर दिया है, d बाई dt ऑन बोथ साइड। अब ax प्लस b जो है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो a कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। x को हम कर नहीं सकते डिफरेंशिएट क्योंकि यहाँ पे x t के फंक्शन के फॉर्म में हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता कि x t स्क्वायर होगा कि sin t होगा, क्या होगा। तो मैं उसको dx बाई dt ही लिख के छोड़ना पड़ेगा, मुझे कुछ और नहीं कर सकता। b कांस्टेंट है तो उसको 0 कर दिया। राइट साइड में t था, t को मैं t टू द पावर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। t टू द पावर 1 को तुम x पावर n के फॉर्मूले से, यानी कि d बाई dt ऑफ t टू द पावर n का फॉर्मूला भी वैसा ही होगा जैसे x टू द पावर n का है, ठीक है। तो n t टू द पावर n माइनस 1
तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल के देख लेना, 1 आ जाएगा। ठीक है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब इससे नीचे जो dt है उसको मैं राइट साइड में ले गया, और सुप्रभ को इसमें रियली मतलब ऐसा डाउट होना चाहिए, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था तो मैंने भी डाउट पूछा था। ठीक है, तो ये चीज का मैं भी आंसर थोड़ा बाद के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने शुरू में बोल रखा है कि मैं केवल मैकेनिकल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये a dx इज इक्वल्स टू dt हुआ, dt को हम इधर ले गए। यहाँ पर तुम इसको सिंपल वे में ऐसा सोच सकते हो कि ये dx अपॉन dt तो अपॉन वाली चीज इधर ले गए, बट ये मैथमेटिकली दिस इज रॉन्ग, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, चलो फिर ax प्लस b इज इक्वल्स टू t, और मैं इसका क्या कह रहा हूँ कि मैं एक सिंगल स्टेप में ये लिखना सिखा रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ 4 स्टेप में लिखा। ठीक है, सिंगल स्टेप में क्या है, मैं डिफरेंशियल कर रहा हूँ। चलो मैं एक यहाँ पे दिखा दूं मैं कर क्या रहा हूँ। मैं बोथ साइड d बाहर लगा रहा हूँ, ax प्लस b इज इक्वल टू d किस पे लगा दिया, t पर। ठीक है, बोथ साइड, और इसमें a कांस्टेंट है तो a बाहर हो गया dx, एंड b कांस्टेंट है तो हो गया 0, डिफरेंशियल ऑफ b 0, और इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये शॉर्ट में हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, एक सिंगल स्टेप में a dx इज इक्वल टू dt आ गया, जो कि यहाँ पे था। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लिखने में वैसे अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है, d विदाउट अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो दैट इज मीनिंगलेस। बट अगर तुम्हें एक स्टेप में यहाँ से यहाँ पहुंचना हो तो हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, a dx, मैं अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दो इसकी, अगर सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं भी थोड़ा फर्दर प्रैक्टिस के लिए, सपोज हम ले रहे हैं ax स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा रिलेशन, डिफरेंशिएट करो जरा ax स्क्वायर को, a कांस्टेंट x स्क्वायर को करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और dx, x वेरिएबल है तो dx, और राइट साइड में dt। ठीक है, अगर यहाँ पर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर इज इक्वल टू t होता तो हम क्या करते, तो ax क्यूब को डिफरेंशिएट करते a इंटू एक्स क्यूब को करते 3x स्क्वायर, dx प्लस bx स्क्वायर को कैसे करते, b इंटू 2x dx इज इक्वल टू t का dt हो जाता। ठीक है, और इसमें तुम dx देख रहे हो कि कॉमन हो सकता है, तो और भी वैसे x भी कॉमन आ जाएगा, बट मैं भी ओनली dx को कॉमन ले रहा हूँ। 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इज इक्वल टू dt। ठीक है, इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिस हो गई, समझ में आ गया क्या ऐसा कर सकते हो। Yes, sir. ओके, अच्छा किसी को इसमें दिक्कत लग रही हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि अभी सीबीएसई के तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में कोई भी इंटीग्रेशन में इसका यूज नहीं होगा, जो मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें सिंपल x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ही यूज होगा। तो अगर किसी को अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, और धीमे धीमे टाइम के साथ चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं अब आगे अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इंटीग्रेशन पर पहुंच रहा हूँ। इंटीग्रेशन हम किसका कर रहे थे, cos ax प्लस b का कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लेट ax प्लस b इज इक्वल टू d लिखना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि a dx इज इक्वल टू dt लिख सकते हैं। तुम्हारा अभी देखो कर एम क्या है, हमारा एम है कि cos के अंदर सिंपल सा कुछ टर्म आ जाए जो कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले इस पर अप्लाई हो जाए। तो मैंने अगर ax प्लस b इज इक्वल टू, मैं इसमें t पुट कर रहा हूँ तो cos t हो जाएगा इस सब्स्टिट्यूशन के बाद। लेकिन अब ये t का फंक्शन हो गया, मुझे फिर dx रखने में मुश्किल होगी, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में इसको नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे dx को भी यहाँ से हटाना है। तो उसके लिए मैंने ये कर रखा है कि dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन a dt लिख सकता हूँ, इंटू 1 अपॉन a dt। ठीक है, और 1 अपॉन a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 1 अपॉन a इंटीग्रेशन cos t dt। अब ये बताओ ये इंटीग्रेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। Yes, sir. समझ में नहीं आया। cos, सर वो अच्छा सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आया। यस सर। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, मैंने क्या किया,
देखो एम समझो मेरा पर्पज क्या था। मेरा पर्पज था कि कॉस के अंदर ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म है, ये सिंपल एक सिंगल टर्म में आ जाए, जिससे कि कॉस टी इंटीग्रेशन हम कर पाए विद रेस्पेक्ट टू dt। ठीक है, लास्ट स्टेप देख रहे हो, कॉस टी dt। अब ये मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है cos x dx इस फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, अगर यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t है, तो cos x dx बिल्कुल यहाँ लग करके इंटीग्रेशन sin t हो जाएगा। ठीक है, sin t प्लस t। ठीक, तो एम मैं पहले लास्ट में दिखा रहा हूँ कि मेरा एम ये था कि cos के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज के बजाय एक सिंपल सी चीज हो जाए, जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बिल्कुल इस पर एप्लीकेबल हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको t एज्यूम कर लिया। ठीक है, फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। क्यों डिफरेंशिएट किया? क्योंकि मैं चलो ax प्लस b को तो t पुट कर दूं, फिर dx का क्या होगा? dx को भी तो t के टर्म्स में लाना है, तो dx को dt के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए ये काम किया। ठीक है, a dx इज इक्वल्स टू dt। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर dx की जगह पर dx के प्लेस पर मैं क्या कर सकता हूँ, dx इज इक्वल्स टू 1/a dt लिख सकता हूँ। ठीक, सब लोग खुश हैं? ये कर दिया मैंने, a को नीचे ले गया मैं, 1/a dt, 1/a dt यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया dx की जगह पे। ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ dx मैंने 1/a dt रख दिया। फिर 1/a क्या है, तो सब मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है टर्म्स, cos t इंटू 1/a इंटू dt। तो 1/a को मैंने क्या कर दिया, बाहर ले गया मैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे इंटू नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि इंटीग्रेशन dt तो पूरा एक ऑपरेटर है, तो cos t इंटू 1/a। ठीक है, यहाँ इंटू नहीं लगेगा, cos t इंटू 1/a। अब ये 1/a तो हमारा बाहर आ गया ना, फंक्शन इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो cos t का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग गया, sin x। अब यहाँ सब जगह tt है तो कोई बात नहीं, t हो गया, sin t हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ फिर, क्योंकि ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वन अपॉन ax प्लस इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करें, जिससे कि उस सब्स्टिट्यूशन को पुट करने के बाद ये स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, जिसके फॉर्मूला में पता है। लेट टी भी हम पुट करते तो ये चेंज हो जाएगा log t में, और dx का फिर हमें करना है। क्या पुट करें, मुझे सुनाई नहीं दिया। लेट तो हम लेट ax प्लस b इक्वल टू t। यस, ये सब्स्टिट्यूशन करना होगा यहाँ पर। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही सेम चीज जो मैं पिछली बार किया था, तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि dx को पुट कर सकते हैं 1/a dt। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ये, हाँ बोलो सर 1/ax प्लस b को t क्यों नहीं पुट किया? अच्छा, 1/ax प्लस b को t पुट करके, चलो अभी पहले इसको फिनिश कर ले, फिर मैं वो भी दिखाता हूँ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें जो अल्टरनेट दिख रहे हैं उसमें हमें दूसरे रास्ते पे क्यों नहीं जाना, ये भी पता होना चाहिए। तो ये हो गया ना, ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। मैंने 1/ax प्लस b को तो ax प्लस b को तो t रख दिया, और dx को अच्छा, ये गड़बड़ कर दी मैंने, बताओ क्या गलत किया है यहाँ पे, क्या मैंने मिस्टेक करी है यहाँ पर, कुछ मिस्टेक करी है इसको लिखने में। dt by a होगा। यस, मुझे dx को सब्स्टिट्यूट करना था 1/a dt, तो मैं 1/a लिखना भूल गया। तो 1/a dt, और क्योंकि कांस्टेंट है तो 1/a को बाहर लिखना। ठीक है, अब 1/a तो कांस्टेंट है, 1/t का इंटीग्रेशन log t। ठीक है, अच्छा, हमें आंसर यहाँ ऐसे नहीं छोड़ना है, मैं प्रीवियस केस में शायद छोड़ दिया था मैंने, ऐसे नहीं छोड़ना था मुझे। देखो t तो हमारा अपना वेरिएबल है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कैसे मुझे आंसर करना चाहिए, फाइनली मुझे क्या बोलना चाहिए। तो आंसर इज 1/a sin, और t जो हमारा वेरिएबल था उसको वापस ओरिजिनल वेरिएबल्स में ले जाना है। तो ax प्लस b इज योर ओरिजिनल वेरिएबल, तो ax प्लस b मतलब x इज योर ओरिजिनल वेरिएबल, तो मुझे t में नहीं छोड़ना है, t को x में वापस ले जाना है, प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ,
यहाँ पे भी टी को हम पुट कर दें 1/a log ax प्लस b, ठीक है। और लास्ट में मुझे सी चलो कन्वेंशनली लिखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर मेरे मान लो मैं यहाँ पर ये इंटीग्रेशन था, यहाँ 1/ax प्लस सी होता मेरा, तो मैं फिर यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए कोई और सिंबल चूज करता, क्योंकि क्वेश्चन में सी और यूज्ड है, ठीक है, ऑलरेडी यूज्ड है, तो मुझे सी को यहाँ नहीं फिर लिखना चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्वेश्चन में जो सी मेंशन है और जो मैं आर्बिट्री कांस्टेंट लिख रहा हूँ सी, वो दोनों सेम सिंबल से नहीं डिनोट करना है, ठीक है। तो वहां मैं सी डैश यूज कर सकता हूँ, सी नॉट यूज कर सकता हूँ, के यूज कर सकता हूँ, कुछ भी तुम्हारे पास जो भी वेरिएबल यहाँ यूज ना हुआ हो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और कर ले अगर अभी भी दिक्कत हो तो। सर आपने बताया था कि वो टी बताएंगे। कौन सा टी? सर 1/ax प्लस b वाला, नहीं वो मैं उसको टी के नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ यस यस, हाँ वो तो इसी क्वेश्चन का पार्ट था। हाँ वो ट्राई करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में 1/ax प्लस b इस पूरी चीज को टी रख दें, ठीक है। सपोज मैंने लेट 1/ax प्लस b इज इक्वल टू टी पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा मुझे ये तो मैं पुट कर दिया, ठीक है, मेरा इंटीग्रेशन t dx हुआ, ठीक है, ये पुट करने के बाद। लेकिन ये तो इंटीग्रेबल है नहीं, क्योंकि वेरिएबल फंक्शन का t में है, फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ t एंड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज x, तो ये तो कर नहीं सकते, तो मुझे dx को भी dt में ले जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 1/ax प्लस b। कोई बता सकता है 1/ax प्लस b को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t? t को डिफरेंशिएट किया, d चलो dt बाई dt, ये 1 हो गया। अब यहाँ क्या किया जाए? सर इसमें a और b कांस्टेंट है। यस, a और b कांस्टेंट्स हैं। तो देखो इसमें चेन रूल लगेगा, दिस इज d बाई dt ax प्लस b टू द पावर -1, ठीक है। तो पहले x टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन जो क्या होता है, बोलो पहले। हाँ एक मिनट, मैं कहीं थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। हाँ ये बताओ d बाई डी एक्स 1/x क्या होता है? ये पावर -1 है, उसको मैं देख रहा हूँ, -1 पावर -1 लिखते हैं। क्या बोला तुमने? -1 log x। log x तो बिल्कुल नहीं होता भाई, 1/x इंटीग्रेशन log x होता है, उससे कंफ्यूज मत हो। यहाँ तो x पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो। अभी कोई बोल रहा था 1/ समथिंग, हाँ बोलो बोलो, क्या होता है x पावर n का डिफरेंशिएशन? -1/x²। यस, -1/x²। मैं यहाँ चेन रूल लगा रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले कौन दिखा? पावर -1 दिखा। सबसे पहले पावर -1 दिखा, तो मैंने देखा कि अगर x पावर -1 होता तो -1/x² होता। यहाँ पर x की जगह पे अंदर ax प्लस b है, तो मैं उस ax प्लस b को ये x की जगह पे ले जा रहा हूँ, तो -1/ax प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? चेन रूल लगाना है। अभी हम चेन रूल में ax प्लस b पर पहुंचेंगे, है ना। पावर -1 को हमने टेक केयर कर लिया। अब -1 के अंदर कौन है? x प्लस b है, तो उसका डिफरेंशिएशन का नंबर है, ठीक है। अच्छा राइट साइड में 1 चल रहा है, तो मैं 1 यहाँ लिख रहा हूँ और ये इंप्लाइज लगा रहा हूँ। तुम लोग को इंप्लाइज और इक्वल टू का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तुम लोग जहाँ इक्वल टू लगाना होता है वहां पर भी इंप्लाइज लगा देते हो। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दिस थिंग इज इक्वल टू 1, हैंस दिस इंप्लाइज दिस इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दिस इक्वल टू 1। अब यहाँ क्या करना है? -1/ax प्लस b होल स्क्वायर, और आगे ax प्लस b को डिफरेंशिएट किया तो a dx बाई dt एंड b का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 1।
यहां से इस dt को उठा करके इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ ये -1/ax+b होल स्क्वायर इंटू a dx इज इक्वल टू dt, ठीक। फिर यहां से अच्छा अपना वापस एम देखते हैं। हमारा एम क्या था? एम था कि हम इस dx को हटाना चाहते थे, ये dx को हम dt के टर्म्स में लिखना चाहते थे, और एम ये था कि पूरा का पूरा चीज t में आ जाए, x ना रहे उसमें, ठीक है। सब कुछ t में आ जाए, फंक्शन भी t में, और dx की जगह पे dt हो जाए, इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि तुमने dt को dx को लिखने के लिए तो चलो कर लिया, क्या कर लिया, तुमको dx सब्स्टिट्यूट करना था, तो -ax+b होल स्क्वायर अपॉन a dt कर लिया, ठीक है। dx इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं अब ऊपर जा रहा हूँ और ये जरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा चलो मैं इसी के नीचे रखता हूँ, ये छोटा सा इंटीग्रेशन याद रखो। यहाँ पे हमने 1/ax+b को t पुट किया है, तो मेरे पास इंटीग्रेशन t dx आ गया है। मैं इंटीग्रेशन t dx यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन t dx। अब dx तो जो तुमने इतनी मेहनत से तैयार किया है उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। माइनस बाहर ले जाओ, ax+b होल स्क्वायर अपॉन a कांस्टेंट है, उसको भी चलो बाहर ले जाते हैं, -1/a लिख देते हैं, ठीक है dt। क्या ये इंटीग्रेशन t इसके रेस्पेक्ट में होने के लिए रेडी हो चुका है? नो, t तो आ गया, dt भी आ गया, बट ये x भी तो आ गया, ये तो प्रॉब्लम कर देगा। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो t है, x के टर्म में कैसे होगा, ठीक है। अच्छा तो तुम लोग यहाँ पे फिर डेड एंड मिल गया तुम्हें, लेकिन मैं एक मुझे यहाँ लूप होल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मैंने जो ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन किया था, क्या था ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन? 1/ax+b इज इक्वल टू t, यानी ax+b को 1/t लिख सकते हो। तो मेरा t गायब हो जाएगा अगर मैं ax+b इक्वल टू 1/t लिख दूं। ax+b इक्वल टू 1/t, तो ये क्या हो गया? 1/t² हो गया, ठीक है। तो यह क्या आ गया? -1/a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू 1/t²। चलो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन तो हो रहा है, ठीक है। -1/a बाहर, 1/t dt, ठीक है। हम लोग जहां पहुंचे वहां पहले पहुंच चुके थे क्या? देखो 1/a 1/t dt ये था, 1/a 1/t dt, ठीक है। तो यहाँ तो हम बहुत छोटे से मेथड से पहुंच गए थे, और यहाँ बड़े लंबे मेथड से पहुंचे, और उसमें भी एक माइनस क्यों होता है उसमें? इसमें माइनस क्यों आ गया? माइनस हमारा यहाँ से चल रहा है, ये पावर -1 माइनस। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में माइनस यहाँ आ गया, कोई बात नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता, डिफरेंशिएशन यूनिक होता है, इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता, ठीक है। इंटीग्रेशन में कभी अगर मान लो तुम्हारा कोई इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन आया, तो उस फंक्शन में आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड होकर के तुम अगर कुछ लिखते हो तो वो भी तुम्हारा इंटीग्रेशन का करेक्ट आंसर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर इंटीग्रेशन करके तुम्हारा आ रहा है sin x, फाइनल सॉल्यूशन आया sin x, किसी का आंसर आया sin x प्लस सपोज 3 आ गया किसी का आंसर, तो ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है। लेकिन किसी का अगर आंसर आ गया sin x प्लस cos x, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो हम जरा ये चेक कर लेते हैं कि -1/a 1/t से आ क्या रहा है। क्या ये हमारे पहले वाले आंसर से कांस्टेंट से डिफर कर रहा है, बाय ये कांस्टेंट डिफर कर रहा है, या फंक्शन ऑफ x से डिफर कर रहा है, ठीक है। ये चीज चेक कर लेते हैं। और थोड़ा सा लेक्चर हम लोगों का थोड़ा हायर लेवल पे चला जा रहा है, लेकिन आई थिंक सब लोग कैच कर पा रहे हो। चलो मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचता, बस तुरंत फिनिश करता हूँ। -1/a और 1/t का क्या होता है? log t होता है, ठीक है। log t dt, सॉरी dt की इंटीग्रेशन तो हो गया, log t, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हुआ, और उधर क्या हुआ था? इधर क्या आया था? इधर 1/a log t आया था, ठीक है। यहाँ -1/a log t आया, इनमें डिफरेंस कितना है? (1/a log t एंड -1/a log t में कितना डिफरेंस है? 2/a log t का डिफरेंस है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्योंकि t गया नहीं।
इसमें टी डिफरेंस में टी आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, तो कहीं पे तो कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो मैं इसको बाद में देख करके तुम्हें फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ क्या गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इसमें कहीं कुछ ये माइनस माइनस तो यहाँ आ रहा है, बट सोचना पड़ेगा अभी कहाँ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, बट अभी क्योंकि अभी बाकी सब लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो बोल रहे हैं और अभी जरूरत भी नहीं है, तो मैं भी इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका ये मैं एक जनरल फॉर्मूला दे देता हूँ। सपोज एफ एक्स डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, इफ अगर ऐसा है, ठीक है, देन ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस 1/x 1 या एक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी dx विल बी 1/a बाहर आ जाता है और f ऑफ ax प्लस, ठीक है, प्लस ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया सबको? ये हमारा कंक्लूजन निकला है आफ्टर गोइंग थ्रू द लास्ट फ्यू एग्जांपल कि फंक्शन कोई भी हो, केवल क्या होता है उस फंक्शन का जो इंटीग्रल फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल जल्दी से मैं दिखा देता हूं, अगर ax प्लस बी होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर इस पूरी चीज को मैं x या t कह दूं तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसको याद है? टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले जो मैंने अभी बताया फॉर्मूला उसके हिसाब से ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3 लिख दी मैंने, टी क्यूब बाई 3 की तरह से। लेकिन एक 1/a और आ जाएगा, तो नीचे एक 1/a और कर दिया मेरे, डायरेक्ट एक स्टेप में आ गया। ठीक है, 1/x प्लस बी अभी हम लोगों ने देखा था, इसको डायरेक्ट अगर करें तो ये किससे इंस्पायरेशन ले रहा है, किस बेसिक फंक्शन से? ये 1/x के पैटर्न पे जा रहा है। तो 1/x का क्या था, लॉग था, तो लॉग ए एक्स प्लस बी। लेकिन बिकॉज ये एक्स प्लस बी लीनियर फंक्शन है एक्स का, तो ए का जो एक्स का कोफिशिएंट है ये 1 में ले जाना है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट है ए, जो कि यहां बाहर लाना है हमें। ठीक, तो अभी मैंने तुम्हें वो केसेस बताए जहां फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक्स का लीनियर फंक्शन है। लीनियर तो समझते होगे ना, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, तो यहाँ पे ये लीनियर है एक्स प्लस बी। तो लीनियर के लिए मैंने शॉर्टकट बताया, अगर यहाँ क्वाड्रेटिक होता तो हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं होता। फिर वो हमारे 12th क्लास के इंटीग्रेशन के चैप्टर में हमारा थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने वो चीजें बता दी जो तुम जेई के क्वेश्चन करते समय शायद ये इंटीग्रेशन कहीं आ सकता है। ठीक है, तुम लोगों ने नोट कर लिया? साथ में नोट्स बनाते जा रहे हो कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है क्या? ये मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें बताया कि इस तरह से ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट मैंने हाईलाइट किया। ये जो हमारा रिजल्ट है, जो कि हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हमारे काम आएगा। ठीक, अब हम लोग इंटीग्रेशन के ये बेसिक कर चुके। एक और एग्जांपल तो नहीं तुम लोगों को करना इंटीग्रेशन में, नहीं तो मैं फिजिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स पर आता हूँ। अच्छा, फॉर्मूला एक बार फिर से बताना है। हाँ, फॉर्मूला ये था कि अगर तुम्हें कोई फंक्शन स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कहाँ से पता है? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। जैसे यहाँ साइन हो तो माइनस कॉस, ठीक है, कॉस एक्स हो तो प्लस साइन एक्स, 1/x हो तो लॉग एक्स। तो जैसे यहाँ पे मैंने अभी एक्स स्क्वायर का बताया था, उस तरह से ये स्मॉल एफ एक्स इज सम फंक्शन हुज इंटीग्रेशन यू नो बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो उस फंक्शन में अगर अंदर तुम्हें मॉडिफिकेशन दिख रहा है, एक्स की जगह पे एक्स का एक लीनियर फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, वो जो इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन आता है उसमें एक्स की जगह पे तो एक्स प्लस बी डाल दो, और बाहर 1/a। ए कौन है? जो इस लीनियर फंक्शन में एक्स का कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट बाहर अपॉन में ले जाते हैं। ठीक है, चलो एक कर ही लेते हैं क्वेश्चन और। इंटीग्रेशन साइन
3x प्लस 2। जल्दी से बता दो इसका ओरली आंसर। बाकी तुम्हें चाहे मेथड पूरा समझ में ना आया हो, लेकिन अगर तुम ये अप्लाई कर पा रहे हो तो मेरा अभी का काम हो गया। जितना शॉर्टकट मैंने भी बताया उसको डायरेक्टली अप्लाई करके बता दो। भाविक, तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया है। भाविक, कुछ बताओगे? सर मैं बताऊं? कौन? अच्छा भाविक, तुम हो यहाँ पर अभी? जस्ट रिप्लाई। आर यू देयर भाविक? नहीं। अनीश, लौटा है अनीश? अच्छा, अनीश। आरुष, आरुष तो भी यहाँ पर है भी नहीं। डेविड, जो लोग नहीं बोले मैं जरा उनसे बुलवाना चाह रहा हूँ। मयंक, मयंक तुम तो बताओ। यस मयंक बोलो। ऊपर जो मैंने बताया स्टेप उसको मैकेनिकली अप्लाई कर दो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? अच्छा, तनिषा सिंह तुम बता सकते हो? क्या वजह से मैं पूछ रहा हूँ, किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा? तनिषा? अच्छा, तनिषा नहीं है। 1/3 cos a 3x plus 2। अच्छा, सिवलो इसमें थोड़ा सा गलत है। जैद ने बताया उसमें कुछ उसने मिस कर दिया। फिर माइनस लगेगा। यस, माइनस लगेगा। माइनस साइन आ गया। हाँ माइनस, बाकी जैद ने सही बताया। माइनस 1/3 एक्स का कोफिशिएंट नीचे और साइन का इंटीग्रेशन कॉस में 3x प्लस 2। दिस इज द आंसर। प्लस की लगा दो। ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिजिकल मीनिंग पर आ रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? तो पहले मैं डिफरेंशिएशन से लिंक करने से पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर सपोज एक लाइन होती है, उसका मुझे स्लोप जानना है। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन। ये क्लास 9th में तुमने पढ़ा हुआ है और 10th में तुम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ चुके हो। तो सपोज दिस इज द लाइन और मैं इसके स्लोप को ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि डेफिनेशन है कि वेयर सपोज थीटा पहले डिफाइन करता हूं। थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन विद प्लस एक्स। ठीक है, तो प्लस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मैंने डॉटेड लाइन बनाई, उससे एंगल देख लिया कि लाइन का कितना एंगल है। अच्छा, थीटा की रेंज कितनी हो सकती है? मिनिमम कितना हो सकता है? थीटा मिनिमम कितना हो सकता है? 0। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन को मैं कैसे रोटेट करा सकता हूँ बताओ? ये मेरी ऐसे लाइन है, ये 0 एंगल हो गई। ठीक है, ये मैं थीटा बढ़ाता जा रहा हूँ। थीटा बढ़ते 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 मैक्सिमम कितना जा सकता है बताओ? बोलो। यहाँ थीटा कुछ बढ़ा, थीटा कुछ 190 को क्रॉस कर गया, 90 क्रॉस करके सपोज 135 हो गया, और आगे गए 160 हो गया, 170 हो गया, फिर 180 हो गया। 180 से ज्यादा जा सकता है कि नहीं? बोलो। 180 क्रॉस करके आगे जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। यस सर। अच्छा, सपोज मैंने ये लाइन बना दी। ये लाइन जो ये ग्रीन लाइन है उसी का ही पीछे एक्सटेंशन है। ठीक है, यानी ग्रीन एंड येलो लाइन बोथ आर सेम लाइन। तो इस केस में हम इधर का थीटा नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? क्या हम सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए? क्या हम उसमें फिर ये पूरा एंगल लेंगे मोर देन 180 वाला? नहीं, तो हमें थीटा को 180 से कम ही रखना है। इनफैक्ट जब मैं थीटा बढ़ा रहा था और बढ़ाते बढ़ाते जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई थी, सपोज मैंने ये लाइन ली थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और उसका थीटा मैंने रोटेट करके, एक सेकंड,
हाँ, थीटा मैंने रोटेट करके जब मैंने 180 कर दिया था, तो 180 पर भी 180 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? एट 180 जब है तब हम क्या लेंगे? तो हमारी ये जो डॉटेड लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो तो जीरो एंगल वाली थी, तो ये रेड लाइन भी जीरो एंगल वाली है, इसको 180 नहीं बोलेंगे। इस एंगल का विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल 180 नहीं है, जीरो है, ठीक है। यानी कि 180 भी अलाउड नहीं है। तो थीटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? थीटा जीरो से स्टार्ट होके इंक्लूडिंग जीरो अप टू 180 जा सकता है, एंड 180 के इक्वल नहीं रख रहे हम, ठीक है। 179.9999 कितने भी 9 लगा लो, वहां तक तो जा सकता है, बट 180 नहीं हो सकता, क्योंकि 180 होते ही वो जीरो हो गया। तो मैंने यहाँ इंक्लूडिंग इक्वलिटी नहीं लगाई है, ठीक है। तो थीटा, जब मैं स्लोप की बात कर रहा हूं तो स्लोप होता है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा मैंने इतना अच्छे से तुम्हें डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आया? स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज क्या, वो मैंने ऊपर बता रखा है कि थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सर हाँ बोलो। tan थीटा तो सर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सर यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस कहाँ है? ओके ओके, चलो थोड़ा सा मैं और फील लाता हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ये, और एक लाइन बना रहा हूँ ये, ठीक है। ये इन दोनों के एंड जो है सेम वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइन है, इन दोनों लाइंस के हम स्लोप को पहली बार डिफाइन करना चाहते हैं कि स्लोप होता क्या है, ठीक है। स्लोप हम अभी तक स्लोप हमने tan थीटा तो मैंने तुम्हें बस आउट ऑफ द ब्लू ऊपर से बता दिया कि ये ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको जरा जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये 9th क्लास में तुम लोगों को स्लोप इक्वल टू हाइट अपॉन बेस बता दिया जाता है। तो हमें कुछ ऐसा चीज डिफाइन करना है जिससे कि लाइन 1 एंड लाइन 2 इनके स्लोप्स को हम कुछ एक क्वांटिफाई कर पाए, यानी उनको नंबर असाइन कर पाए, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ कि स्लोप वर्ड से तुम्हें जो फील आ रहा है उसके हिसाब से 1 का स्लोप हाई होना चाहिए कि 2 का हाई होना चाहिए? कौन सी ज्यादा स्लोप वाली लाइन है? 2, ठीक है। एक फील आ रहा है ना सबको, क्योंकि स्लोप अभी मान लो कि हमने स्लोप को मैथमेटिकली डिफाइन नहीं किया, और मुझे फिजिक्स में मैथ में स्लोप वर्ड मुझे डिफाइन करने की जरूरत लग रही है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि स्लोप क्या है, बट मैं ऐसे रैंडमली तनिषा भी म्यूट करो, हाँ। तो हमने क्या किया, हमने रैंडमली एक वर्ड चूज किया, कहाँ से? इंग्लिश लिटरेचर से, कि मुझे लगा कि स्लोप वर्ड शायद जो मुझे फील आ रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए इस लाइन की, उसके लिए स्लोप वर्ड ठीक रहेगा, तो मैंने स्लोप चूज कर लिया। अब उसकी बारी आई उसको मैथमेटिकली डिफाइन करने की, तो मैं 1 और 2 में देख रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसा डिफाइन करना है जिसमें 2 में लाइन 2 की वैल्यू ज्यादा रहे स्लोप की और 1 की कम रहे, ठीक है। और अगर मान लो और ज्यादा स्लैंट है लाइन, मान लो ये कि जो तुम्हारे पार्क में स्लोप होते हैं जिसपे बच्चे फिसलते हैं, तो वो उसमें 2 पर ज्यादा फास्ट फिसलेगा, 1 पे हल्के से फिसलेगा। और ज्यादा कर दे यहाँ पे स्लैंट तो उसमें और ज्यादा फास्ट। तो हमें कुछ उससे रिलेटेड एक मैथमेटिकली डिफाइन करना है। तो मैं स्लोप को डिफाइन करने में देख रहा हूँ कि अगर मैं ये जो टॉप जो लाइन का ये वर्टिकल एंड है उसको मैं जितना ऊपर उठाता जाऊं उतना स्लोप बढ़ता जा रहा है। इस प्रोसेस में बेस चेंज नहीं हो रहा, केवल हाइट बढ़ रही है। तो हाइट बढ़ाने से स्लोप को क्या हो रहा है? स्लोप बढ़ रहा है। तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि हाइट से इसका प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होना चाहिए, कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है उसकी हाइट बढ़ाते चले जाएं, बेस कीपिंग बेस कांस्टेंट, तो स्लोप बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने अगेन इसी तरह से 2 लाइंस बनाई, और उस बार क्या किया, उस बार मैं हाइट मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। हाइट फिक्स करने के लिए एक मैंने ऐसे लाइन बना दी, और मैंने इसमें
जो जिन लाइन में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। इन लाइंस के स्लोप को कंपेयर करना है मुझे। इसको मैं 1 and 2 बोल देता हूँ, ठीक है। 1 का बेस अलग है, 2 का बेस अलग है, लेकिन हाइट दोनों की सेम है क्योंकि ब्लू लाइन से मैंने दोनों की हाइट को फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है? जिसका बेस कम है उसका स्लोप ज्यादा है या बेस हायर वाले का ज्यादा है? सर कम वाले का। यस, बेस जिसका ज्यादा है उसका स्लोप कम है, जिसका बेस कम है। तो इससे क्या पता लगा कि बेस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब रिलेशन नंबर 1 एंड रिलेशन नंबर 2 से मैंने ये डिफाइन किया कि स्लोप की डेफिनेशन अगर हम हाइट अपॉन बेस रख दें तो ये मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जैसा टर्म मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ उसके लिए ये अच्छा रहेगा। और फिर ट्रिग्नोमेट्री में मैं पहुंचा तो वहां देखा कि ऐसा तो एक चीज पहले से पता है कि इसको हम टेन थीटा कहते हैं, ठीक है। तो यहां से टेन थीटा आया, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। आगे समझ में? अच्छा, अब ये स्लोप तो हम लोग केवल एक ज्योमेट्रिकली अभी तक देख रहे हैं कि लाइन का स्लोप, उसमें हाइट अपॉन बेस। अभी तक हम इसको फिजिक्स से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो अब फिजिक्स से रिलेट करने का टाइम आ रहा है। मान लो सपोज आजकल कोरोना वायरस सब लोगों ने देखा ही होगा कि उसके ग्राफ बने हुए आते हैं, सब लोग देखते हैं ना ग्राफ किस तरह से राइज कर रहा है कोरोना। तो अभी मान लो उतना डेंजरस राइज नहीं कर रहा था, या शुरू के ग्राफ देखो तो थोड़े से वो स्ट्रेट होते हैं, बाद में वो जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग गए। अभी मान लो कोरोना के राइज का कुछ इस तरह से हम ग्राफ बना रहे हैं, और इधर क्या है? इधर है नंबर ऑफ केसेस और इधर है टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स कुछ भी। तो इसमें अगर मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ कि सपोज मैं नंबर भी दे देता हूँ, सपोज जिस दिन पहले दिन डिटेक्ट हुआ उसको 0th डे बोल देते हैं, उस दिन 10 पेशेंट डिटेक्ट हुए पहले दिन। फिर डे नंबर पहला मतलब 0 था वो, ठीक है। अब आफ्टर 1 डे हो गए 12 पेशेंट्स, ठीक है। आफ्टर 2 डेज हो गए 14। मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया ना, तो मुझे डाटा फिर स्ट्रेट लाइन के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर 3 डेज हो गए, इतना मैं 2 दिन बढ़ा रहा हूँ तो 16 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कोरोना इस तरह से नहीं बढ़ता है, बट सपोज कोई वेरिएबल इस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे तुम बता सकते हो इस यहाँ स्लोप का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा? मैं अगर हाइट अपॉन बेस ले लूँ तो ये क्या बता रहा है? इंक्रीज इन पेशेंट्स। इंक्रीज इन पेशेंट्स बस, या और थोड़ा सा बताओ। इंक्रीज इन पेशेंट्स तो हमारे यहाँ पे देखो तो 2 है इंक्रीज इन पेशेंट्स, यहाँ पे देखो तो 4 है, यहाँ पे देखो तो 6 है। तो इंक्रीज इन पेशेंट्स यहाँ पे स्लोप है कितना? पेशेंट्स पर डे। यस, इंक्रीज या चेंज इन एन, ठीक है। इंक्रीज इन पेशेंट्स मतलब चेंज इन एन पर यूनिट पर डे, यानी कि अपॉन नंबर ऑफ डेज। इसको हम रेट ऑफ इंक्रीज इन पेशेंट्स भी कहते यस, हैं। इसको हम रेट ऑफ इंक्रीज भी कह सकते हैं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। इसी को हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी के लिए वर्ड ग्रेडियंट भी यूज होता है। स्लोप, ग्रेडियंट, रेट सब चीज सेम है। समझ में आया? थोड़ा फील आया इस चीज का कि पर डे कितना इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। पहले दिन 10 से शुरू हुआ तो वो तुम्हें 0 पे वो 10 का जो इंक्रीज है उसको हम यहाँ नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। हम आगे का देख रहे हैं कि 0 से 1 में कितना इंक्रीज हुआ 2 का, 1 से 2 में कितना हुआ, अगेन 2 का इंक्रीज हुआ, फिर 2 से 3 में कितना हुआ, अगेन 2 का इंक्रीज हुआ। तो पर डे 2 पेशेंट्स आर राइजिंग, ठीक। तो ये स्लोप का मीनिंग तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप देख लो, पर डे कितना राइज हो रहा है? 2 का राइज हो रहा है, पर डे 2 का राइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप हुआ वो 2 हुआ, 2 पेशेंट्स पर डे, ठीक। ओके, तो ये आ गया समझ में। अच्छा, फिजिक्स में इस तरह का कहाँ पे यूज हो सकता है? सपोज टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का राइज हो रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर सेकंड, ठीक है। हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पे ऑलरेडी तुम्हें पता है स्लोप क्या होता है। स्लोप इज, अब वो ग्राफ पे डिपेंड करेगा। जैसे वीटी ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन,
ठीक है, तो वी टी ग्राफ में हम स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज एक्सेलरेशन। अगर एक्स टी ग्राफ है तो एक्स टी ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेलोसिटी हो जाता है। आगे समझ में? ठीक है। अच्छा, अब हम जरा रियल लाइफ ग्राफ की बात करते हैं। रियल लाइफ, अब मैं कोरोना वाला ग्राफ बना रहा हूं, तो किसी को याद है कैसा होता है ग्राफ वाला, कैसे चेंज होता है? तुमने से कोई फॉलो करता है डेली कितने पेशेंट राइज हुए? यस सर। यस अच्छा। सर। सर लाइन ग्राफ होता है वैसे। तो कौन सी साइट पे देखा है तुम लोगों ने ग्राफ? सर गूगल में सर search करो तो न्यूज़ आ जाएगा। चैनल। हाँ अच्छा, एक सेकंड जरा देखते हैं यहाँ पे कुछ आया। तुम लोग को ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन? तो वो न्यूज में नहीं आता सर, फ्लैटनिंग द स्लोप या फ्लैटनिंग द कर्व जब बोलते हैं, जब केस को कम करने पे आता है। अच्छा, फ्लैटनिंग तो अभी कुछ दिख नहीं रही है। और मैंने अभी एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है मिस्टर आशीष झा एक हैं, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ पे ही उनका रिसर्च वर्क है सारा। तो वो यही ये जो जिस तरह पैंडेमिक फैल रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों पर ही उन्होंने स्टडी करी है, इनकी मॉडलिंग वगैरह करते हैं। तो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि अब उनसे क्वेश्चन ही पूछा गया कि अभी 15,000 पर डे इंक्रीज हो रहा है, तो आर वी लूजिंग द बैटल विद कोरोना? तो उन्होंने कहा कि यू शुड नॉट सी इट इन टर्म्स ऑफ लूजिंग और विनिंग। अभी तो 15,000 पर डे अभी इंक्रीज होकर के आफ्टर 2 months 1 लाख पर डे हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ नवंबर अभी 5 लाख पर डे तक पहुंचेगा। ठीक है, और उसके बाद भी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। तो वी शुड बी रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म बैटल। ऐसे नहीं रोज ये नहीं सोचना डाटा देख करके कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने नेट पे सर्च किया है, तुम लोग को दिख रही स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके ओके, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। मैं इस साइड पे मैं जनरली ये क्या चीज है, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ है जो कि इसमें यहाँ पे टोटल कोरोना वायरस केसेस और नीचे डेट्स हैं। ठीक है, तो 10 के बाद 16, 22, 6 डेज के जंप से डेट है। और तो इसका जो शुरू में राइज कैसा था, शुरू में अब इस समय इतना तेज राइज हो रहा है कि इस समय तो मैं शुरू वाला पार्ट बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, जबकि उस समय शुरू में जब देख रहे थे, जब वो छोटे स्केल उस पर था, जिसमें कि बस 10 डेज या 100 डेज तक का था, तो उसमें वो भी बहुत तेजी से राइज होता हुआ दिख रहा था। बट अब इतनी तेजी से राइज हो रहा है कि वो राइज अब उसके सामने नेग्लिजिबल हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि मुझे किसी पर्टिकुलर डे पर या किसी पर्टिकुलर एक इंटरवल में कि मई के फर्स्ट वीक में क्या रेट ऑफ चेंज था, तो वो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? यहाँ तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ तो एक कर्व है। बोलो, ये जो कर्व है इसको एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सपोनेंशियल टाइप से है। ठीक है, तो इसका लॉगरिथमिक वर्जन ये है। तो हाँ, तो क्या होगा, तो ये जो ग्राफ है या कोई भी जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जनरल एक ग्राफ है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, इसमें मुझे किसी पॉइंट पर मुझे स्लोप पता करना है, तो मैं कैसे पता करूंगा? क्या करना चाहिए मुझे? उस पॉइंट के आसपास में स्लोप चाहिए, बिल्कुल उसके नियर अबाउट में। तो इसमें सर हम 2 पॉइंट्स लेके करते हैं, मींस 2 पॉइंट्स के बीच में। यस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस पॉइंट पर पहले मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि वो पॉइंट पर हमारा एक्स वेरिएबल सपोज एक्स है।
ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हम लोग इसको पोजीशन एंड टाइम ले लें तो उससे हमारा वेलोसिटी के टर्म्स में आ जाएगा। तो वो रखें या जनरल बात करें? तो इंस्टेंटेनियस हाँ, मैं वेलोसिटी टर्म्स में बात करूं या जनरल बात करूं कि वाई और एक्स कोई भी जनरल वेरिएबल है, क्या ज्यादा सही रहेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी थोड़ा सा फील ज्यादा अच्छे से आएगा। चलो, तो मैं यहाँ पर टाइम ले लेता हूँ एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर मैं वाई की जगह पे पोजीशन एक्स ले लेता हूँ। वाई भी वैसे पोजीशन डिनोट करता है, ठीक है। चलो, पोजीशन को वाई ले लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और इधर टाइम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो टाइम था वो टी था, ठीक है, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पर वाई की वैल्यू वाई थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्लोप जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे थोड़ा सा दूर, कितना दूर, डेल्टा टी टाइम के डिस्टेंस पर टी प्लस डेल्टा टी हो गया। ठीक है, आफ्टर टाइम डेल्टा टी, यानी कि ये जो इंटरवल है, दिस इंटरवल इज डेल्टा टी। ठीक, तो उस डेल्टा टी इंटरवल में कितना राइज हुआ, पोजीशन कितना चेंज हुई, वो हमारा सपोज पोजीशन चेंज हो गई डेल्टा वाई से, तो कहाँ पहुंच गई वो, वाई प्लस डेल्टा वाई पहुंच गई। अच्छा, सब लोगों को क्लियर दिख रहा है ना, वाई प्लस डेल्टा वाई पोजीशन। तो ये यहाँ पर कितना पोजीशन में चेंज आया, डेल्टा वाई। तो हमारे हिसाब से डेल्टा टी टाइम में वो डेल्टा वाई डिस्टेंस चला है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड कहो या वेलोसिटी कह लो, अभी स्ट्रेट लाइन मोशन हम ओनली वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे लिए वेलोसिटी भी हम अभी इसी को ही बोल देते हैं। तो अगर डेल्टा वाई डिस्टेंस चला है डेल्टा टी टाइम में, व्हाट विल बी स्पीड, डेल्टा वाई डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी टाइम, ये हो गया ना? यस सर। ठीक है, इस चीज को अगर मैं यहाँ पर डायग्राम में देखूं कि ये बेस मेरा डेल्टा टी है और ये जो हाइट है वो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी एग्जैक्टली क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मैं अब ऐसा कह सकता हूं कि ये स्लोप जो है वो स्पीड है या वेलोसिटी है। वाई टी ग्राफ या एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है दैट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। ये चीज समझ में आ गया? बोलो, स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। अच्छा, अब ये यहाँ पर अगर मैं देखूं कि यहाँ पे क्या स्लोप है और मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, अगर मैं इस लोकेशन पे ऐसे बनाता तो यहाँ पे स्लोप मुझे दिख रहा है कम है। ठीक है, एक्स एक्सिस से एंगल यहाँ पर कम है और यहाँ पर एक्स एक्सिस से एंगल थीटा ज्यादा है, और आगे जाकर के देखेंगे तो एंगल और ज्यादा हो गया, यानी कि स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के इस पे फिसल रहा हूँ तो मैं बहुत स्लोली फिसल रहा हूँ, यहाँ बैठ रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट, और ऊपर और कहीं ऊपर जाके बैठ रहा हूँ तो और फास्ट, यानी स्लोप इज चेंजिंग। तो जब भी कोई चीज, कोई कर्व होता है विच इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो उसका जो स्लोप होता है, स्लोप इज वेरिएबल, स्लोप डज नॉट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिए थे जिनके बीच में कुछ एक फाइनाइट डिस्टेंस था। तो मैंने जैसे भी कहा कि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट जो दूर दूर मैंने थीटा लिखे हुए हैं उनमें स्लोप चेंज हो रहा है, तो तुम्हारे माइंड में ये आएगा ना कि ये जितना मैंने छोटा सा पार्ट लिया है उसमें भी तो स्लोप चेंज हो रहा होगा, उसमें भी तो हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होगा। तो फिर मैं ये जो स्लोप ले रहा हूँ ये क्या है? तो अगर सपोज हम एक फाइनाइट इंटरवल में बात करते हैं तो ये जो स्लोप आता है वो होता है एवरेज स्लोप। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं डेल्टा टी टाइम में मैंने लिया है तो जो स्लोप आएगा उसको कहते हैं एवरेज स्लोप, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर मैं कह दूं कि मेरा जो डेल्टा टी इंटरवल है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो, अगर मैंने इस एक लिमिट लगा दी कि मेरी जो डेल्टा टी की वैल्यू है दैट इज गोइंग टूवर्ड जीरो, वेरी वेरी स्मॉल, तो ये जो मैंने इंटरवल अभी दिखाया वो क्या हो जाएगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा। कितना छोटा? तो डेल्टा टी अगर मैं कहूँ कि 0.01 सेकंड ले लेते हैं, बहुत छोटा टाइम है, तो तुम क्या कहोगे कि रियली छोटा है कि नहीं है? अगर मैं कोई कार अपनी स्पीड को घटा बढ़ा रही है, ठीक है, कभी वो एक्सेलरेट कर देता है, कभी ब्रेक लगा देता है, उस कार का अगर मैं 0.01 सेकंड में स्पीड मेजर कर लूं तो मैं उसको कह सकता हूं कि इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अभी इस 0.01 सेकंड में तो उसने अपनी स्पीड कम और बढ़ नहीं कर ली होगी, बोलो? 0.01 सेकंड में तो कार की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं चेंज हो जा रही होगी, हम उसको कांस्टेंट मान सकते हैं उस छोटे से हो सकता है।
मैं भी अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूँ कि कितना चेंज होगा 0.01 सेकंड में, वो कितना चेंज कर लेगी अपनी स्पीड, इवन दो ब्रेक भी लगा रही होगी। 0.01 सेकंड, एक सेकंड का भी 1/100th पार्ट, उसमें वो कितना चेंज कर लेगी। हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कोई एटॉमिक लेवल पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ब्राउनियन मोशन है, कुछ है कि जिसमें कि वो एक सेकंड में 1 लाख टाइम्स अपनी वेलोसिटी चेंज करता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है या अपनी मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। वहां पे तो 0.01 सेकंड इज लाइक अ 1 ईयर टाइम, है ना, तो वहां पे तो वो बहुत बार चेंज कर लेगा उतने टाइम में। तो डिपेंड करता है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट पर कि हम छोटा से छोटा कितने को मानेंगे कि ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम जब मैथमेटिकली बात कर रहे हैं यानी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, तो हम मैथमेटिकली ये कहते हैं कि डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, इट टेंड्स टू जीरो बट इट नेवर बिकम्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। हम यहाँ पे कोई नंबर नहीं असाइन कर रहे कि डेल्टा टी 0.01 सेकंड है या 10⁻⁻100 सेकंड है। डेल्टा टी को हम कोई नंबर नहीं दे रहे। अगर मैं डेल्टा टी को 10⁻⁻100 भी बोल दूं तो भी तुम डेल्टा टी एक नंबर 10⁻⁻1000 लिख के बोल सकते हो कि इसके सामने तो ये 10⁻⁻100 बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं ये लिख दूं तो तुम और छोटा ले जाओगे। तो कोई भी नंबर में अगर फाइनाइट यहाँ पे लिख दूं तो उसके सामने तुम और छोटा हमेशा लिख सकते हो, ठीक है। तो फिजिकली तो मैं कह सकता हूँ कि कोई कार मूव कर रही है तो 0.01 सेकंड इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। लेकिन मैथमेटिकली जब हम बात करते हैं तो वहाँ कोई फिजिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हमें इन जनरल बात करनी, तो वहां पर हम इस तरह से नहीं कोई टाइम मेंशन कर सकते हैं। तो वहां पे हम लिखते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। उसका मतलब ये होता है कि ये बहुत छोटा है, ठीक है। फिजिक्स में में तो हम फिजिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ कह भी सकते हैं, बट यहाँ नहीं, ठीक है। मैथमेटिकली जब कर रहे हैं तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मींस इट इज वेरी वेरी स्मॉल। जब ये वेरी वेरी स्मॉल हो गया तो ये जो दो पॉइंट्स मैंने बनाए, सपोज मैं एक को ए लिख दे रहा हूँ, इस पॉइंट ए, और इस पॉइंट को बी लिख दे रहा हूँ, तो ये ए और बी कहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल अपने एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, ठीक है। सोचो कि बी को मैं जब डेल्टा वाई को जीरो कर रहा हूँ, डेल्टा टी जीरो हो रहा है, डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा वाई अपने आप ही जीरो को टेंड करेगा। तो व्हेन डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो तो बी विल टेंड्स टुवर्ड्स ए, और जब बी ए के बहुत पास आ जाएगा तब ए और बी को जो मिलाने वाली जो कॉर्ड होगी वो कॉर्ड उस पर कौन हो जाएगी, वो कॉर्ड उस पर टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट तुमने 10th क्लास में पढ़ा है ना, ठीक है। ये बात कॉर्ड टेंजेंट कैसे हो जाएगी? अगर कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होती है एक कर्व के दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो, है ना, किसी कर्व के दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड, ठीक है। अब वो अगर मान लो मैं ये जो एंड है, जो मैंने ऊपर वाला एंड बनाया है, इसको मैं बी बोल देता हूँ, बी और ये ए। अगर बी को मैं ए के पास लाता जा रहा हूँ, यहाँ ले आया, ये ऐसा बन गया, फिर और पास ले आया, ऐसा बन गया, ठीक है। बिल्कुल मैं ए के ऊपर ए से के बिल्कुल नेबरहुड में ले आया, तो उनको जो बनाओगे वो क्या टेंजेंट के बहुत पास में होगी, ऑलमोस्ट टेंजेंट को ओवरलैप कर रही होगी, ठीक है। और जब मैं बी को ए और बी के बीच का डिस्टेंस कम करता जा रहा हूँ बाई दिस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो बी व्हेन डेल्टा टी बिकम्स टेंडिंग टू जीरो देन ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है दैट विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट का ये स्लोप क्या हो गया फिर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, और क्योंकि हमने डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लगा रखा है तो ये स्लोप किसका हो गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसको हम कहते हैं कि वो उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस स्लोप है, ठीक है। यहां तक बताओ 50% समझ में आया क्या, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि पूरा आएगा, ठीक है। पूरा समझ में जब हम लोग इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, जब इससे न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, तब फील आना शुरू होता है। अभी मेरे एक एग्जांपल से 100% तो नहीं आ जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा आ रहा है फील कि मैंने यहाँ पे कॉर्ड बनाई, कॉर्ड का स्लोप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखा, तो इतना तो समझ में आ गया, पूरा आ गया। ए बी कॉर्ड बनाया, फिर मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो कहा कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो जो कॉर्ड है वो टेंजेंट के और क्लोज आ जाएगी, टेंजेंट एंड कॉर्ड विल ऑलमोस्ट ओवरलैप। तो टेंजेंट का स्लोप जो लिखना है मुझे
मैं उसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी बट अंडर द कंडीशन की लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक है, अंडर दैट लिमिट ही मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये कंडीशन हटा दी तो फिर ये टेंजेंट नहीं रह गया, ठीक है, फिर ये क्या हो गया, फिर ये स्लोप ऑफ द कॉर्ड हो गया, स्लोप ऑफ द कॉर्ड हो गया, ठीक है। और कॉर्ड का स्लोप क्या बताता है, वो एवरेज स्लोप बताता है, ठीक है। कॉर्ड का स्लोप मींस एवरेज स्लोप। बट अगर मैंने डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दिया यहाँ पर, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, then this is slope of the tangent and this is called instantaneous slope। सर हाँ, सर इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब? इसका मतलब होता है तुरंत का, उस मूवमेंट का, हिंदी में बोले तो क्षणिक, इंस्टेंटेनियस स्लोप, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम Okay, का। sir. जैसे जैसे मैं एग्जांपल कार का ही देता हूँ, कार में तुम अपनी स्पीड बार बार इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, और सपोज मैंने किसी मूवमेंट पर एक बहुत हाई रिजोल्यूशन वीडियो कैमरे से तुम्हारा एक छोटा सा क्लिप बना लिया 0.01 सेकंड का, और उसमें मैंने देखा कि तुम्हारी कार जो बढ़ी थी वो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ी थी। कितने सेकंड में? 0.01 सेकंड में, ठीक है। मैंने देखा कि तुम्हारी कार 1 सेंटीमीटर बढ़ी थी 0.01 टाइम में, सेकंड में। तो तुम्हारी जो स्पीड मैंने कैलकुलेट करी वो आई 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। ये इस वेलोसिटी को मैं इंस्टेंटेनियस बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी कार सपोज 1 सेकंड में 100 टाइम्स अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो फिर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में इसको एवरेज बोलूंगा, ठीक है। ऐसा वैसे प्रैक्टिकली नहीं होगा, कार की स्पीड इतनी तेजी से चेंज नहीं हो जाएगी, इतनी हैवी कार है वो ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन कोई और पार्टिकल है जो ऐसा कर सकता हो, तो उस केस में फिर ये इंस्टेंटेनियस नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिजिक्स में हम कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे बात करते हैं कि ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। ये एग्जांपल समझ में आया? अगर टाइम इंटरवल बहुत बहुत छोटा सा है तो उसमें हम फिर उसको इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं। और ये छोटा कितना छोटा? इतना छोटा होना चाहिए कि उस उतने टाइम पीरियड में जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं वो चीज चेंज ना हो जाए, ठीक है। अगर मैं मान लो 1 घंटे का टाइम लेता कि 1 घंटे में तुम्हारी कार कितना चेंज हुई है 1 आवर में, 1 आवर में उस तुम्हारी कार चली सपोज 100 किलोमीटर, तो वहां 100 किलोमीटर 1 आवर में ये जो स्पीड आएगी 100 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी एवरेज, क्योंकि 1 आवर में तो पता नहीं कार ने कितनी बार चेंज करी होगी स्पीड, तो दिस विल बी एवरेज, दिस कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया? सर हाँ बोलो। सर 360 किलोमीटर हो जाएगा। सर नहीं सुप्लव, तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, इसको मैं इंस्टेंटेनियस लॉस, सर 360 किलोमीटर। क्या 360 किलोमीटर किसका? फिर से बताओ सुप्लव। लिख के बता दो मुझे, कुछ भी चैटिंग पे बता दो। 1 आवर का 1 आवर मैंने 1 आवर का डिस्टेंस हो जाएगा 3। किस कॉन्टेक्स्ट में? यहाँ तो मैंने तुम्हें डाटा 100 किलोमीटर ही दिया है 1 आवर में कार का, ठीक है। 360 कहाँ से आ गया? अच्छा, नीचे वाला क्या बात कर रहे हो क्या? 0.01 सेकंड में, ये 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 1 आवर में 3600 किलोमीटर पर आवर, ये कह रहे हो क्या? ये तुमने एक्स्ट्रापोलेट करके किया, डाटा तो 0.01 सेकंड का था, ठीक है ना। तो पर आवर ठीक है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3600 मीटर पर आवर हो गई, दैट इज ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 आवर तक चली वो जो हमने मेजर किया 1 सेंटीमीटर, वो ओनली 0.01 सेकंड में चली है। तो उस 0.01 सेकंड में उसकी स्पीड 3600 मीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ा जाए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आ गई होगी। अब मैं जरा इसको रिलेट कर रहा हूँ, अभी तक तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन से तो कोई लिमिट रिलेट किया ही नहीं हमने। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? ये जो मैंने लिखा है इस चीज को हम dy by dt बोलते हैं, ठीक है। दिस थिंग इज कॉल्ड
dy बाई डी टी। अभी हम लोग वहां पे x लिखे थे, चलो x की टर्म में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैंने डेल्टा y ले लिया है तो इसको dy बाई डी टी लिखा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। डी, मान लो मैं dx बाई डी टी लिखूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको तुम डेल्टा x लिखो, नीचे डेल्टा t करो और यहाँ लिमिट क्या लगा दो, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। और ये किसका रेट ऑफ चेंज होगा, बोलो बोलना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोलो। नहीं, अभी जरा ये अभी नाम मत दो, x इज नॉट ए पोजीशन, x इज जस्ट वेरिएबल x। तो चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। d, नेक्स्ट लेते हैं कुछ dy बाई डी एक्स। इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। बोलो, समझ में आ रहा है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। एंड व्हाट इज दिस, rate of change of y with respect to x. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ऊपर वाले वेरिएबल का ये चेंज है, रेट ऑफ चेंज है, विद रेस्पेक्ट टू नीचे वाला वेरिएबल। ठीक, अब इसका फील आ गया। रेट ऑफ चेंज मैंने तुम्हें इतने एग्जांपल दिए, उससे समझ में आया या और एग्जांपल देने की जरूरत है? समझ आ गया सर। आगे समझ में, ठीक है। बाकी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। अब फिजिक्स में हमें ये तो बिल्कुल हर चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन नहीं, समझ लो कि आगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तो वहां प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बात करते हैं कि हमने देखा था कि वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, ठीक है। अच्छा, एक मिनट जरा होल्ड कर लो। अच्छा, अभी क्या टाइम हो रहा है, 6:34 हो रहा है, ठीक है। यस, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। सब लोग को ये चीज समझ में आई कि वेलोसिटी स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, ये तो हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको अपने डिफरेंशिएशन से रिलेट कर रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मुझे स्लोप चाहिए इंस्टेंटेनियस, यानी कि मुझे अगर मान लो सपोज ये ग्राफ है और मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज इसको मैंने P बोल दिया, P पर मुझे स्लोप चाहिए, ठीक है। P पॉइंट पर मुझे स्लोप चाहिए, तो ये जो मेरा छोटा सा यहाँ पर ये T है और इधर X है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ छोटा सा इंटरवल लूंगा, कितना, डेल्टा T का। तो मैं नीचे डेल्टा T रखता हूं और ऊपर क्या लिखेंगे, डेल्टा X अपॉन डेल्टा T, तभी तो स्लोप बनेगा वो एक्सटी ग्राफ का, ठीक है। Y वेरिएबल जो ऊपर Y एक्सिस पर है X, तो Y वेरिएबल यहाँ और नीचे X एक्सिस वाला वेरिएबल नीचे, और यहाँ लिमिट क्या लगा दिया, डेल्टा T टेंड्स टू 0 लगा दिया, ठीक है। क्यों लगाया डेल्टा T टेंड्स टू 0, क्योंकि मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए था, इसलिए ये लगाया। और इसके लिए हम सिंबल क्या दे रहे हैं, अभी ऊपर ऊपर तुमने देखा है, इसके लिए सिंबल क्या दे रहे हैं, dx बाई dt, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गई, dx बाई dt हो गई। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। अगर मुझे एवरेज चाहिए होता तो क्या करते, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते, उसमें हम फिर डेल्टा T टेंड्स टू 0 नहीं लिखते, सिंपली डेल्टा x बाई डेल्टा T लिखते, टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। वहां पे लिमिट नहीं लिखाया था, लिमिट नहीं लिखाया था तो हम इसको dx बाई dt नहीं बोलते, ठीक है। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल दो जरा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसका स्लोप होता है, So VT. dv by dt. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ, दिस इज dv बाई dt, ठीक है। और इसको मैं लिमिट करके लिख दूं, तो लिमिट
बताओ क्या लिमिट, कौन सी चीज को टेंस टू जीरो कराएं? डेल्टा सर डेल्टा टी। डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और डीवी ऊपर है तो ऊपर डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। ये तुम्हारा 9th क्लास वाली चीज है, बस लिमिट वाला चीज हमने नया सीखा। अगर हम 9th क्लास वाला देखते तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एवरेज एक्सेलरेशन होता, ठीक है, और 9th क्लास में तो हमारा एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं होता था, इट वाज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एवरेज हमारा वही कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। अगर मान लो क्लास में सब बच्चों के मार्क्स 20 हो तो एवरेज भी 20 आएगा, ठीक है। तुम कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख रहे हो तो एवरेज भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस की कहाँ जरूरत पड़ती है? जहां वो चीज वेरिएबल हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इंस्टेंटेनियस की बातें नहीं करेंगे, फिर तो एवरेज इंस्टेंटेनियस बात एक ही है। लेकिन जहां एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा तो वहां इंपॉर्टेंट होगा कि हम इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हैं कि एवरेज पूछ रहे हैं, ठीक है। वहां इंस्टेंटेनियस का वही मीनिंग है जहां पर वो क्वांटिटी, जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वहीं पर मीनिंग है जहां ए वेरिएबल है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही मीनिंगफुल है जहां वी वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब मैं रिलेट कर रहा हूँ इस जो जितना पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन करना है क्या मैंने अभी जो लास्ट 15 मिनट में पढ़ाया, या पूरा समझ में आ गया था? थोड़ा सा कुछ पीछे से जाके करना है क्या? आगे बढ़े हैं। अब मैं रिलेट कर रहा हूँ कि ये जो x टू द, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा 2x आया था, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पढ़ा 0 आया था, तो अब इसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आज किसी ने मुझसे 1/√x का डिफरेंशिएशन पूछा था कि ये मतलब डिफरेंशिएशन उसने लिख रखा था, आई थिंक कौन, डेविड था, डेविड ने शायद पूछा था कि ये इसका प्रूफ क्या है, ठीक है। तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन तो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड में फिर मैथ के कुछ फॉर्मूले लग जाएंगे जो तुमने अभी नहीं पढ़े हैं। तो मैं सिंपल सा जो तुम अभी कर सकते हो जिससे फील आ जाए तुम्हें कि ये हमारा जो x⁴n का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो ऐसा नहीं है कि बस ब्लैक बॉक्स है उसमें कुछ डाला और कुछ निकल के आ गया। तो थोड़ा सा उसको हम देख रहे हैं, उसको मीनिंग अटैच कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि y=x² का जो ग्राफ होता है, ठीक है, y=x², इसमें देखें कि d/dx ऑफ x² जो था वो 2x आया था, तो इसका मीनिंग क्या है, ये 2x क्यों आया था, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन, अगर x² के डिफरेंशिएशन को मैं ऐसे बोलूं कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x², रेट ऑफ चेंज ऑफ x² विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हमारा 2x है, तो इस सेंटेंस को मीनिंग असाइन करने के लिए हम बात कर रहे हैं। चलो क्या करें हम, सपोज मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले रहा हूँ पहले। अच्छा, तुम लोगों के पास कैलकुलेटर होगा? मैं एक कुछ कैलकुलेशन करा रहा हूँ, कैलकुलेटर ना भी हो तो भी शायद मेरे ख्याल से तुम ऐसे कर लोगे ऑलरेडी। सपोज मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ 1, ठीक है। 1 पे बताओ x² की वैल्यू क्या होगी? 1 होगा, 1 होगा। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा आगे जाकर के x की वैल्यू ले ली 1.01, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर x² की वैल्यू क्या होगी? 1.01 होल स्क्वायर, ऐसे होगी ना। अच्छा, मैं इसको x² नहीं बोलता, चलो एक मैं इसको मैं बोल रहा हूँ ये y=x² है, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 आई और यहाँ पर कुछ डेल्टा चेंज हो गया तो उसकी वैल्यू 1.01 होल स्क्वायर हो गई, ठीक है। सब लोग एग्री कर रहे हो यहाँ तक? और ये कौन है? ये x + Δx है, ठीक है ना। Δx यहाँ पे चेंज किया मैंने और Δy यहाँ पर चेंज हुआ, एग्रीड। Δx इधर, Δy इधर, ठीक। तो मैं जरा मुझे बताओ Δx यहाँ पे कितना है? 0.01 है और Δy कितना है? Δy कितना है? 1.01 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये यहाँ पे दिख रहा है ना। y + Δy 1.01 स्क्वायर है, y 1 स्क्वायर है। कोई चीज दिक्कत हो तो बोलो। सब लोग एग्री कर रहे हो जो मैंने यहाँ Δx और Δy लिखा है? यस सर। यस, ओके। तो अब मैं स्लोप देखना चाह रहा हूँ कि हमारे इस वैल्यू पर स्लोप क्या है, Δy/Δx। Δy 1.01 स्क्वायर कैलकुलेट करके बताओ
चाहे कैलकुलेटर से कर लो, नहीं तो अच्छा हम लोग इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं 1.01 प्लस 1, 1.01 माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, और अपॉन में 0.01 ऐसा लिख सकते हैं। अब 1.01 प्लस 1 कितना हो गया 2.01 इनटू ये कितना हुआ 0.01 अपॉन कितना 0.01, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया स्लोप 2.01 आ गया। ठीक है, अच्छा ये मैंने स्लोप निकालने का क्या किया है, बिल्कुल तुम्हें बेसिक से कराया है, जहां तुम्हें पूरा फील आया होगा, आया कि नहीं, कि स्लोप हम हाइट अपॉन बेस को कहते हैं। तो हाइट मैंने तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल एक्स स्क्वायर का लेके दिखाया, ठीक है, बेस दिखाया, हाइट दिखाया, फिर रेशियो लिया, तो ये पूरा फील आया। अब इसको हम अपने कैलकुलस के मेथड से करते हैं। कैलकुलस मेथड से हमारा जो स्लोप होता है वो होता है dy/dx, और जब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर डालोगे तो क्या आएगा 2x हो जाएगा। इसमें x की क्या वैल्यू डालनी है, x इक्वल टू 1 लिया था हमने, तो हम इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर दे रहे हैं। अच्छा इस तरह से वर्टिकल लाइन बना के ऐसे पुट करते हैं, ये स्टैंडर्ड सिंबल है इस तरह से। अगर मुझे इस फंक्शन को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इवेल्युएट करना है तो मैं ऐसे वर्टिकल लाइन बना के नीचे वो वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ इवेल्युएट करना है, कितना आ रहा है बोलो 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, अच्छा अब ये 0.01 की एरर क्यों आई, 0.01 की एरर इसलिए आई, अच्छा एरर तो आई, ये बताओ कि आंसर एग्जैक्ट कौन सा है, सेकंड आंसर एग्जैक्ट है कि फर्स्ट आंसर एग्जैक्ट है, कौन सी चीज x इक्वल टू 1 एग्जैक्ट स्लोप दे रही है, 2 या 2.01? सर हाँ बोलो, लीस्ट काउंट। हाँ शुक्ला बोलो। सर 1.01 को क्यों लिया आपने, x इक्वल टू ऊपर में? अच्छा 1.01 लेना है तो वो 1.01 का स्लोप पर स्लोप दे देगी, मुझे x इक्वल टू 1 पे चाहिए था स्लोप। ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि फाइंड द स्लोप एट x इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन स्लोप निकालने के लिए मुझे डेल्टा x डेल्टा y चाहिए था, तो मैंने एक छोटा सा पास में पॉइंट ले लिया हल्के से डिफरेंस पे 1.01। नहीं सर जैसे करते हैं देखो यहाँ पे देखो, मैं भी तुम्हारा आंसर दे रहा हूँ, तुम्हें स्लोप एट x इक्वल टू 1 चाहिए तो x इक्वल टू 1 डालोगे। अगर स्लोप तुम्हें एट x इज इक्वल्स टू स्लोप एट x इज इक्वल्स टू 1.01 चाहिए तो 2 इंटू 1.01 दैट इज 2.02 आ जाएगा। सर हाँ अब बताओ। सर जैसे हम इंटीग्रेशन में करते थे कि मतलब पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखी, फिर उसका वैल्यू रखी, फिर उससे माइनस कर दी नीचे वाली वैल्यू, सर वैसे क्यों नहीं किया हमने? ये तो इंटीग्रेशन नहीं है, और सर रिलेटेड तो है। नहीं ऐसा थोड़ी रिलेटेड है। मैं यहाँ पे तुमको देखो क्या चीज इवेल्युएट करवा रहा हूँ, स्लोप हमारा x के टर्म्स में आया है 2x, देख रहे हो, यानी कि x स्क्वायर का स्लोप मैं x की किसी भी वैल्यू पे निकाल सकता हूँ। तो मुझे x इक्वल टू 1 पे चाहिए तो मैंने x इक्वल टू 1 डाल दिया, 1.01 पे चाहिए तो 1.01 डाल दिया। अब तुम किस लॉजिक से कह रहे हो कि हम स्लोप का डिफरेंस लें, 1.01 का स्लोप लें फिर 1 का लें फिर डिफरेंस लें, क्योंकि इंटीग्रेशन में ऐसा होता था, तो ये तो लॉजिकल नहीं है ना। डिफरेंस क्यों लेंगे, हमें तो स्लोप चाहिए एट पॉइंट, एट जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पर हम x की वैल्यू डाल देंगे बस। ठीक है, तो अभी मेरा ये 1.01 पे स्लोप निकालने का पर्पज नहीं था। ठीक है, तो अभी मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ, मेरा पर्पज था x इक्वल टू 1 पे निकालना, लेकिन मैं मजबूर था कि मैं स्लोप एक पॉइंट से मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई ना कोई पास का पॉइंट लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 1.01 पे लिया था। अदरवाइज फिर मैं ट्रायंगल कैसे बनाऊंगा। ठीक है, ट्रायंगल में ही स्लोप हाइट अपॉन बेस से डिफाइन होगा, तो मुझे एक पास में पॉइंट लेना था। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि इसमें मैंने भी पूछा कि एट x इक्वल टू 1 स्लोप मींस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू 1, वो 2 करेक्ट वैल्यू है कि 2.01 करेक्ट वैल्यू है, बताओ। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है जिसको हम कहेंगे कि दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू 1? 2 सर 2.0 2.01 नहीं, 2 है। ठीक है, 2 इज योर एग्जैक्ट वैल्यू। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज स्लोप ऑफ, थोड़ा बड़ा कर लें इसको,
दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, दिस 2 इज एग्जैक्टली द स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू 1. अच्छा, ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब जरा डायग्राम देखो और मुझे बताओ कि 2.01 किसका स्लोप है. अब तुम्हें समझ में आ जाएगा. अगर तुम इस डायग्राम में देखो कि हमने जो निकाला था 2.01 का जो प्रोसेस किया था हाइट अपॉन बेस, तो वो किसका स्लोप था? एवरेज स्लोप. ओके, एवरेज स्लोप. और ज्योमेट्रिकली उसको क्या बोले, किसका है वो स्लोप? जैसे यहाँ टेंजेंट बोला है, ऐसे वहां पे क्या बोले? कॉर्ड. ठीक है ना, स्लोप ऑफ द कॉर्ड. और तुमने अभी इसको बोला कि दिस इज एवरेज स्लोप. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आई? जब मैं इस तरह से निकाल रहा हूं जो जिसमें फील आ रहा है, बट वो फील आने में हमें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है कि दैट इज नॉट द एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ठीक है. अच्छा, अब जरा सोचो कि मैंने यहाँ 1.01 के बजाय 1.001 लिया होता तो क्या हम और पास आ गए होते? 1.001 लिया होता तो क्या हम और पास में आ गए होते? यस सर. है ना? तो हम ज्यादा टेंजेंट के और क्लोज होते, कॉर्ड होती. बट वो ये पहली जो हमने कॉर्ड अभी ली है उससे बेटर कॉर्ड होती अगर मैं केवल 1.001 लेता. तो यहाँ सोचो रहा तुम्हारे सामने. सर, हाँ बोलो. सर कॉर्ड का कैसे आ गया वो ऊपर वाला? ऊपर वाला तुमने डेल्टा वाई जो लिखा है वो किसका हाइट है? डेल्टा वाई देखो यहाँ पे है, डायग्राम देख रहे हो, डेल्टा वाई और नीचे डेल्टा एक्स. तो ये कौन सा ट्रायंगल है जिसमें कि कॉर्ड है? कॉर्ड की स्लोप आ रही है. कॉर्ड, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कॉर्ड. मैं यहाँ पे येलो कलर से वो कॉर्ड बना रहा हूँ जिसकी स्लोप हमने देखी थी. ये कॉर्ड येलो दिख रही है. ओके सर. ठीक है, उस कॉर्ड की स्लोप है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स को 0.01 से और छोटा करके 0.001 कर दे रहा हूँ. तो यहाँ जरा तुम्हारे सामने कैलकुलेशन है. एक मिनट, ये जो हम ये जो मैंने कैलकुलेशन करी, तुम लोग पॉइंटर दिख रहा होगा. इस कैलकुलेशन में सोचो कि मैंने यहाँ पर 0.00 कर दिया, यहाँ 0.001 कर दिया, नीचे 0.001 कर दिया. तो ये 0.001 और 0.001 यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा. ऊपर सेकंड फैक्टर और डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ क्या बचा? 1.001 प्लस 1. तो कितना गया स्लोप? 2.001 आ गया. 2.001 2 के और पास आ गए, यानी कि हमारी जो कॉर्ड की स्लोप है वो और टेंजेंट से मैच कर गई. 2.001 तो और क्लोज आ गए ना 2 के. समझ में आ रहा है बात? अगर मैं स्लोप ऑफ द कॉर्ड मैंने पॉइंट बी को थोड़ा और पास कर दिया, ठीक है, मैं ए और बी किसको बोल रहा हूँ लिख देता हूँ यहाँ पे. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ठीक है. जब बी मैंने डेल्टा एक्स को 0.001 कर दिया, 001, ठीक है, डेल्टा एक्स, तो मेरा बी पॉइंट और पास में आ गया. ठीक. तो मेरा जो स्लोप आया वो 2.001 आया. स्लोप 2.001. ये चीज फॉलो कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? आ रहा है समझ में ये बात? नहीं आ रहा तो मैं करके देखा. ठीक है ना. यहाँ पे मैं जरा सा 1 0 और बढ़ा ही देता हूँ. यहाँ पर 1 0 यहाँ बढ़ गया, ठीक है, फिर 1 हो गया, फिर 1 0 यहाँ पे बढ़ गया, यानी नंबर बहुत 1 के पास आ गया. ठीक है. एक मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया 1.001 माइनस 1, 1.001 माइनस 1, 0.001. ये टर्म इससे कैंसिल हुआ. माइनस करने के बाद 0.001 बचा था तो कैंसिल हो गया. और यहाँ पे क्या आया? अच्छा, यहाँ प्लस था. जब ऐड किया तो 2.001. अब बताओ 2.012 2 से ज्यादा पास में कि 2.001? विच इज नियर टू? 2.001. यस.
ठीक है ना, दिस इज 2 प्लस 1 बाई 1000 एंड दिस इज 2 प्लस 1 बाई 100, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी क्लोज, जो 1 अपॉन 1000 है दैट इज फार क्लोजर देन दिस 2 प्लस 1 बाई 100, ठीक है। तो स्लोप और बेटर आ गया। अब यही तुम प्रोसेस बढ़ाते चले जाओ कि अभी तो मैंने 001 लगाए थे, यहाँ पे अगर मैं 100 0 लगा के 1 बोलूं तो फिर तो और पास आ गया 1 के पॉइंट, डेल्टा एक्स को ले लिया 0.100 टाइम्स 0 एंड देन 1, तो फिर मेरी ये जो वैल्यू आएगी 2.100 zeros देन 1, तो ऑलमोस्ट टेंजेंट के स्लोप के हम करीब पहुंचते जा रहे हैं। जितना तुम पास ले लोगे उतना 2 के पास पहुंच जाओगे, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज एग्जैक्टली 2। तो डिफरेंशिएशन तुम्हारा ये टूल है जो कि एग्जैक्ट स्लोप देता है, ठीक है। कैलकुलेशन चलो ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन था, हमें बड़ा आराम से हो गया, हमने ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल करके और फैक्टर कैंसिल आउट कर दिए, तो कैलकुलेशन तो बड़े मजे से हो गई। लेकिन अभी यहाँ अंडर रूट एक्स होता तो पापड़ बेलने पड़ जाते इस कैलकुलेशन में, ठीक है। और एक्स क्यूब होता और एक्स पावर 2.5 इस टाइप से कुछ भी हो जाता, साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता फंक्शन एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो फिर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन। यहाँ पे तो मैं तुम्हें विजुलाइज करा पाया इस चीज को, बट और किसी एग्जाम्पल में हो सकता है कि इतना इजी नहीं होता, ठीक है। चलो तो मैं भी ये सब हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तुम लोग को समझ में आया अच्छे से कि अगर मैं डेल्टा एक्स, मैं कंक्लूजन रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं डेल्टा एक्स को टेंस टू 0 करवा रहा हूं तो मेरा जो कॉर्ड है वो टेंजेंट के को अप्रोच कर रहा है और जो स्लोप है वो टेंजेंट के स्लोप के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। और ये काम जब हम इस डी बाई डी एक्स वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले एक्स स्क्वायर से करते हैं तो हमें एग्जैक्टली मिल जाता है। अब मेरा एक्सप्लेनेशन का नेक्स्ट स्टेज है कि ये डी बाई डी एक्स स्क्वायर 2x क्यों आया। अभी तो मैंने तुम्हें फील कराया कि ये 2x मीनिंगफुल है ना, 2x मीनिंगफुल है, ये मैंने दिखाया कि देखो तुमने अपने कॉमन सेंस वाले मेथड से किया तो इसके करीब आ रहे हैं, लेकिन हमारे कॉमन सेंस में क्योंकि एरर है थोड़ी सी इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। और वो एरर भी मैंने दिखा दी कि तुम जितना कम करते चले जाओगे एरर उतना तुम पास आते जाओगे। अब मैं एग्जैक्टली करके दिखा रहा हूँ कि ये 2x ही कैसे आया, ठीक है। अब इस पर आते हैं। यहाँ पे तुम्हारा जो है जो लोग भी क्यूरियस हैं कि ये डिफरेंशिएशन में ये x टू द पावर n का फॉर्मूला कैसे बन गया, तो हम x पावर n का तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन x स्क्वायर में वो चीज करके दिखा दे रहा हूँ, और x क्यूब भी तुम खुद से कर सकते हो। x पावर n के लिए तुम्हें थोड़ा सा एक फॉर्मूला चाहिए होगा जिसका नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो वो मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं भी उस x पावर n नहीं करा रहा हूँ। तो मैं क्या करा रहा हूँ, प्रूव दैट d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ठीक है। ये चीज हम करने जा रहे हैं। चलो मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देता हूं। एक्स स्क्वायर के ग्राफ में मैंने सपोज यहां पर ले लिया x और यहां पे ले लिया x प्लस डेल्टा x, ठीक। यहां पे कौन आएगा, यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा, यहां पर ये y प्लस डेल्टा y होगा, और ये कौन होगा, ये x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ये चीज नहीं समझ में आई तो मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर मैं बोलूं कि x इक्वल टू 5 पर वैल्यू बताओ तो तुम यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखोगे, 5 स्क्वायर हो गया। अब मैं बोलूं कि बताओ 5.1 पे बताओ क्या वैल्यू है, तो 5.1 यहाँ पुट कर दोगे तो 5.1 स्क्वायर हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स पर हमें वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन में x की वैल्यू हमने x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दिया, तो x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तक सब लोग कंफर्टेबल हैं, बोलो सब लोग कंफर्टेबल हैं। 10 लोग तो मीटिंग छोड़ के जा चुके हैं। यस सर। Yes, हाँ sir. ओके चलो। अच्छा, जो लोगों को ये समझ में नहीं भी आ रहा हो लेकिन वो लोग एटलीस्ट सीबीएसई लेवल के क्वेश्चंस डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा जो लोग फील करना चाहते हैं उनके लिए है क्लास, ठीक है। अच्छा अब देखो, मुझे स्लोप चाहिए था, मैंने कॉर्ड बना दिया, ठीक है। बाद में हम लिमिट कर देंगे तो वो कॉर्ड हमारी बन जाएगी क्या टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी,
ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉर्ड बना देता हूँ। इस कॉर्ड के स्लोप के लिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, बेस एंड हाइट। ठीक है, ये अब बताओ स्लोप ऑफ कॉर्ड बताओ, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगा, इसकी हाइट कितनी होगी। यहाँ पे देखो तुम्हारे y वैल्यूज हैं, उनसे तुम हाइट निकाल लोगे। x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यस, अपॉन x प्लस डेल्टा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा डेल्टा एक्स। x। ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर इसमें बस लिमिट फिर डेल्टा x तो हो जाएगा। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, इसी चीज में अब मैं इसको जरा ओपन, चलो ओपन में बाद में करता हूँ, अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इज इक्वल्स टू, अब ये ओपन कर दो ऊपर वाला, ऊपर वाला ओपन कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो। अभी ये लिमिट का कुछ नहीं करना, इसको जरा सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, तब तक मैं जरा तुम लोग की अटेंडेंस ले लेता हूँ। ये नोट कर लिया है, नोट ऊपर वाला स्टेप नोट कर लिया तो एक्सपेंशन तो खुद ही से कर लोगे। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ठीक है, अब देख लो। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एक्स कॉमन लेते हैं। आ जाएगा लास्ट में। यस, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ ऊपर देखो डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस डेल्टा एक्स हो गया, और नीचे डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स कैंसिल। यहाँ एक में नोटिस करो एक पॉइंट, अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होता तो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे। डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 यानी 0 को 0 से कैंसिल करना, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो हम कैंसिल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि डेल्टा एक्स भले ही छोटा हो लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब 2x के सामने डेल्टा एक्स को मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं, यानी कि डेल्टा एक्स को मैं 0 पुट कर रहा हूं। ठीक है, डेल्टा एक्स को 0 पुट करना हालांकि रॉन्ग है बोलना, ठीक है, लेकिन इफेक्टिवली मैं वही कर रहा हूं कि डेल्टा एक्स प्लस 0 लिख करके इक्वल टू 2x कर दे रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है। ठीक है, इफेक्टिवली मैंने पुट 0 किया है इसमें, लेकिन ये इक्वल टू 0 नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 2x के सामने डेल्टा एक्स 0 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरा 2x की वैल्यू 2 हो और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.0000 ऐसे 100 0 लगा लो 1 हो, तो 2 के सामने जब 2 में वो ऐड करोगे तो जो सम आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 2 ही होगा ना। 2 के सामने दैट इज निग्लिजिबल। लेकिन अगर 2 नहीं होता, वो अपने आप में ओनली डेल्टा एक्स होता, तो मैं उसको 0 नहीं कह सकता था। ठीक है, अगर तुम्हारे पास सपोज तुम्हारे पास सपोज $1 बिलियन है, ठीक है, डॉलर, और उसमें तुम्हारा $1 कहीं गिर गया। ठीक है, तो क्या तुम अब तुम्हारे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ अभी भी तुम पे $1 बिलियन है।
ठीक है, वो $1 या सपोज और कम उसका फ्रैक्शन ले लो, ठीक है, बहुत छोटा सा उसमें गिर गया, पेनी होता है ना, डॉलर का क्या होता है सबसे छोटा, तो सपोज वो 1 पेनी तुम्हारी फॉल हो गई, कहीं पे गिर गई। हाँ, पेंस होता है, क्या होता है? सेंट सेंट अच्छा, सेंट होता है, ओके। पेनी कहाँ पे, यूके का है क्या पेनी? चलो, तो सेंट 1 सेंट इसमें तुम्हारे लॉस हो गया सपोज, तो अब क्या हम ये कहेंगे कि 1 बिलियन नहीं है, 1 बिलियन में 1 सेंट तो माइनस्क्यूल निग्लिजिबल है ना, तो 1 बिलियन अभी बोला जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से लेकिन अगर तुम्हारे पास ओनली 1 सेंट हो और वो 1 सेंट तुम उसमें ½ सेंट तुम्हारा लॉस हो जाए, तो दैट इज अ ट्रिमेंडस लॉस, इवन दो ओनली 0.5 सेंट का लॉस है, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं कि 2x के सामने 2x इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, उसके सामने डेल्टा x इज नेग्लिजिबल, तो ऐड करके क्या आया, 2x आया, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आ गया कि मैंने डेल्टा x को एक जगह कहा कि डेल्टा x हम कैंसिल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो 0 के इक्वल नहीं है, और फिर हमने फाइनली डेल्टा x को 0 पुट भी कर दिया, बट वो पुट 0 हमने 0 नहीं पुट किया है, वो एक्चुअली हमने कहा कि 2x के सामने वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। उसको 0 पुट करना लैंग्वेज गलत है कि हमने 0 पुट कर दिया उसको, ठीक है, निग्लेक्ट कर दिया, ये कहना ठीक है कि 2x के सामने ने डेल्टा x को निग्लेक्ट कर दिया, तो आंसर क्या आया, 2x आया। तो इस तरह से x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से जो हमें मिलता है 2x, वो चीज हमने यहाँ पर ये स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से निकाल के देख लिया, ठीक है। तुम लोगों के लिए होमवर्क है कि तुम x क्यूब का स्लोप निकाल के देखना कि 3x² आ रहा है कि नहीं, और बड़े आराम से आ जाएगा। तुमको केवल x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा, तुम्हें आता है वो करना, ठीक है। x प्लस डेल्टा x का क्यूब ओपन करोगे और फिर उसके बाद हो जाएगा। बस तुम्हें एक इंटेलिजेंटली ये देखना होगा कि हम किसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होमवर्क है तुम्हारा, d/dx ऑफ x क्यूब, ये डिराइव करना है 3x²।